गुड मॉर्निंग ऑल माय वीसीएंस। क्या हाल चाल है बच्चे? फटाफट से मुझे चैट में बताइए whether all of you can hear me or not, so that we can very quickly get started with yet another session of our JEE Advanced Crash Course। बच्चे आज हम करने वाले हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग, है ना, पार्ट नंबर 2। आधा केमिकल बॉन्डिंग मैं आप लोगों को पिछली क्लास में अच्छे से खूब डिटेल में सिखा चुकी थी, एंड नाउ इट्स द टाइम दैट वी शुड डू द सेकेंड पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सो आई होप मेरी आवाज सब बच्चों को अच्छे से आ रही है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज हम जो सेशन है उसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चैट्स यहाँ पर भी मैं ओपन कर लेती हूँ। आ रही आवाज आ रही है? यस, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। सो आज तो लिटरली फिंगर्स क्रॉस्ड है, बिकॉज आज बर्थडे का बहुत अच्छा गिफ्ट मुझे मिलने वाला है। जिस हिसाब से कैलकुलेशंस चल रही हैं, हो सकता है आज एनटीए जो है वो आप लोगों का रिजल्ट रिलीज कर दे। तो अच्छा, तुम मुझे गिफ्ट देने से मतलब ऐसे कतरा तो नहीं रहे हो ना? एक फॉर्म निशांत सर ने सबके साथ शेयर किया था, वो भरा तो होगा नहीं? आधे बच्चे तो मतलब बस बर्थडे के नाम पे मैम हैप्पी बर्थडे मिलेंगे अगले साल, ऐसे मत कर दिया करो, ठीक है ना? तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा ना, फटाफट से फॉर्म भर दो, ठीक है, सो दैट मुझे भी आप लोग का रिजल्ट पता चल जाए, और मेरे लिए ये एकदम बेस्ट एंड बेस्ट गिफ्ट होगा, है ना? मतलब और सोचो ना यार, टीचर के बर्थडे के दिन उसको ये पता चल रहा है कि उसके इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो बताओ ना फिर मेरे लिए उससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है ना? थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, है ना? ओके, हाँ जी, तो फॉर्म भर देना, ऐसा ना हो कि पता चले खाली रूखा सूखा हैप्पी बर्थडे मैम हम तो विश कर रहे हैं, फॉर्म वॉर्म हम नहीं भरेंगे। रिजल्ट से लेना देना क्या है भैया? हमारे को रिजल्ट से बहुत लेना देना होता है, ठीक है ना? टीचर साल भर मेहनत करता है सो दैट जिस दिन बच्चों का रिजल्ट आए हम भी मिठाई के डब्बे खा सके। तुम मिठाई के डब्बे भेजो ना भेजो, कम से कम रिजल्ट तो भेजा करो। चलिए भर देना, ठीक है? हाँ जी, पार्टी आज तो डबल पार्टी करेंगे, एक बार रिजल्ट आने दो, ठीक है, फिर मैम के बर्थडे की भी पार्टी कर लेंगे और तुम्हारे रिजल्ट की भी पार्टी कर लेंगे। ये सही है ना? चलिए तो बच्चे स्टार्ट कर देते हैं हम अपना चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। जब मैंने आपके साथ परसों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे तो आपने देखा था, राइट, कि देयर वाज दिस क्वेश्चन जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द नोड्स, रिगार्डिंग द नोडल प्लेन्स, रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कैसे बनती हैं, उनके बारे में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आज हम डिस्कस करते हैं। बच्चे सबसे पहले कई बच्चों को ना साइंस में कंफ्यूजन होता है। कई बच्चों को ये जो हमारी एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स है, इनके साइन में कंफ्यूजन होता है। तो मेरी बात सुन लो, ये क्या होते हैं साइंस, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ाएंगे, बट अभी केमिकल बॉन्डिंग में मुझे साइंस के लिए ये चाहिए कि अगर ये पूरा मैंने प्लस लिखा है तो जितना भी ऑल्टरनेट होगा ना, जैसे ये प्लस तो इसके साथ माइनस, फिर ये प्लस इसके साथ माइनस, फिर ये प्लस इसके साथ माइनस। तो जनरली हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, तो पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब अगर पी ऑर्बिटल है ना तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस होता है, ठीक है? और डी में बच्चे कैसे रटते हैं कि मैम दोनों सामने वाले प्लस है, दोनों सामने वाले माइनस है, मगर एक्चुअल चीज आप ये सोच सकते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। वो वेव फंक्शन के भी तो साइंस ऐसे होते हैं ना, ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो उसी तरीके से दीज आर नथिंग बट साइंस ऑफ वेव फंक्शन। तो प्लस माइनस ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब ध्यान से देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी ऑर्बिटल्स है ना, वो आपस में मर्ज करती हैं। तो मान लो मेरे पास ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मैंने 1s कह दिया, ये मैंने 1s कह दिया। तो जब मेरी दो एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना, ये दो तरीके से आपस में कंबाइन हो सकती है। तो या तो इन दोनों को हम आपस में ऐड कर दें, देयर इज अदर पॉसिबिलिटी ऑल्सो ना कि आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ईदर यू राइट लाइक दिस और यू राइट लाइक दिस, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना? तो जब दोनों प्लस वाले हैं तो समझना ये हमारे हो गए न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस, है ना? तो जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगी तो दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस हुआ, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्योंकि 1s और 1s आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो आंसर आएगा सिग्मा 1s। अब मान लो एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, ध्यान से देखना,
तो जब एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो दो के बीच में, समझ रहे हो, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। यहां लिखेंगे प्लस, यहां लिखेंगे माइनस। इसको बोलते हैं बच्चे सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चे मैं उतना लेवल जरूर मेंटेन करूंगी अपनी क्लास का जितना लेवल आपको जेईई एडवांस के लिए रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन 2022 जेईई एडवांस के पेपर में पूछा गया था, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा टॉपिक बच जाए, है ना। आई रियली डू नॉट वांट कि कोई भी ऐसा टॉपिक बच जाए जो मतलब पेपर में पूछा जा सकता है बट हमने करा नहीं क्लास में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सारी चीजें डिटेल में कराने की कोशिश कर रही हूँ। आगे देखिए, ये कहानी हो गई बच्चे सिग्मा बॉन्डिंग की। अच्छा, एक और केस भी तो बनता है ना, वी कैन ऑल्सो हैव अनदर केस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। मान लो यहां पर हमारे पास एक p ऑर्बिटल है, ये प्लस माइनस, ये है प्लस माइनस, और वंस अगेन देखो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके अलोंग जब ओवरलैपिंग होगी तो समझना दो न्यूक्लियसों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। क्या ये नजर आ रहा है, ये माइनस प्लस माइनस, क्योंकि अलोंग द एक्सिस बॉन्ड बना, इसको बोलेंगे सिग्मा। मान लो ये 2p था तो सिग्मा 2p, अगर 2pz था तो सिग्मा 2pz, या फिर सिग्मा 2px, या फिर सिग्मा 2py, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास एक प्लस एक माइनस है, दूसरे वाला ये माइनस ये प्लस है, तो होगा क्या, दो न्यूक्लियस के बीच में, देखो पहले दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये शो कर रखी थी, अब हम क्या शो करेंगे, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं हम शो करेंगे, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई। सिग्मा इसको बोल देंगे सिग्मा स्टार, क्या बोल देंगे, सिग्मा स्टार 2p। इट कैन बी इधर 2px और 2py और 2pz, समझ गए, डन है। तो ये कहानी हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। अगर मैं सिग्मा के केस में बात करती हूं, अब मैं एक दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात करती हूं। ये तो हो गया बच्चे ऐसे, है ना, ये वाली ओवरलैपिंग। अब मैं ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग की बात करूंगी। सामने देखो, जब आप साइडवेज ओवरलैपिंग की बात करोगे तो ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। एक तो ना वर्ड्स पे जाना, मान लो उसने दे रखा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज कंसीडर टू बी जेड एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उसने क्या कंसीडर करी, जेड एक्सिस। अब वो कह रहा है कि दो px ऑर्बिटल आपस में मैच करेंगे। तो जब दो px ऑर्बिटल्स आपस में मैच करेंगे तो दो कहानी है ना, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो दोनों का प्लस प्लस आपस में कंबाइन करें, या एक का प्लस एक का माइनस आपस में कंबाइन करें। तो ध्यान से देखना, ये दो न्यूक्लियस के बीच ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, ये प्लस माइनस कोई चार्जेस नहीं है। These are basically the sign of wave function। अगर दो मतलब जैसे ये हो गया, इसका वेव फंक्शन साई है। जिन बच्चों को वेव फंक्शन की कहानी सीखनी है घबराना मत, जिस दिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम शेड्यूल्ड है ना उस दिन केवल वेव फंक्शन ही कराने हैं, बाकी तो मेंस का तुमको आता है, वेव फंक्शन से रिलेटेड सारी कहानी कराऊंगी, समझ गए। तो जब भी इनको कंस्ट्रक्टिव करेंगे साई ए प्लस साई बी, डिस्ट्रक्टिव साई ए माइनस साई बी, फिर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे, वो सारी कहानी, ठीक है। तो यहां पर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग है। इसको बोल देंगे पाई 2px और पाई 2py, ठीक है ना। अगर z एक्सिस मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ रखी है, अब अगर एक प्लस एक माइनस तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो ये प्लस और यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस। इसको बोल देंगे पाई स्टार। इट कैन बी ईदर 2px और 2py। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुई? क्या ये कहानी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुई? अब एक छोटा सा नया चीज है, वो भी आप मुझे करके दिखाएंगे। ये अभी तक आपने शायद एनसीईआरटी में देखा होगा, जो एनसीईआरटी में आपने नहीं देखा वो ये कि मान लो मेरी दो डी ऑर्बिटल्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और मैं इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रही हूं। आप मुझे बताइए, मुझे सिग्मा मतलब मुझे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है ना, मुझे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए। क्या आपको मैंने पिछली क्लास में ये चीज, ध्यान से सुनना फिर मत बोलना समझ आया, क्या आपको मैंने पिछली क्लास में ये चीज सिखाई थी कि मैम अगर एक एक लोब आपस में ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड बनता है। अगर चार लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है ना,
ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये इसके साथ, ये थंब के साथ, ये बाकी फिंगर्स इसके साथ। तो जब 4 लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगे क्या बनेगा? डेल्टा बॉन्ड। मगर यहां पर ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। सब बच्चों के दिमाग में बल्ब चमका? जल्दी से बताइए, क्या बल्ब चमका कि मैम यहां तो पाई बॉन्ड बन रहा है? चमक गया बल्ब कि यहां पाई बॉन्ड बन रहा है। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ध्यान से देखो, 2 न्यूक्लियस, अपना कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा। 2 न्यूक्लियस के बीच में देखो, इन दोनों को छोटा कर दो, इन दोनों को छोटा कर दो, और बीच वाले चारों को बड़ा कर दो। तो जब बीच वाले चारों को बड़ा करोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। जब बीच वाले चारों को बड़ा करोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। ये बीच वाला ऊपर वाला प्लस था, नीचे वाला माइनस, इसके बाजू वाला माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस और प्लस। क्या सब बच्चों को इसको मैं बोल दूं कि मैम ये पाई बॉन्ड है और डी ऑर्बिटल को यूज करके पाई बॉन्ड बना है, चाहे आप DXY कह दो, DYZ कह दो, DXZ कह दो, डी ऑर्बिटल्स को यूज करके हमने पाई बॉन्ड बनाया है। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से चमकी? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए एक अगली छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, एक अगली छोटी सी चीज जो हमें जाननी है यहां पर, वो ये कि मैम हम नोड्स कैसे देखते हैं। नोड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चे। नोड का मतलब वो होता है, नोडल प्लेन की बात करती हूं। चलिए, नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन बिकम 0, कि वहां पर आप कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ध्यान से समझना, 2 न्यूक्लियस के बीच में यहां पर कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जहां पर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज 0। तो क्या मैं बोल दूंगी इस केस में नोड कितना है? 0। ये जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, तोड़ मड़ोड़ करके नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। सामने देखिए, अगले केस में क्या आपको नजर आ रहा है कि मैम 2 न्यूक्लियस के बीच एक ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो यहां पर नंबर ऑफ नोडल प्लेन, यहां पर मैं बोल दूं कि मैम हमारे नोडल प्लेन कितने आएंगे? 1। क्या ये बात सही है? या आप ये कह सकते हैं, देखो याद है जब हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाते थे तो हमेशा मैं ये कहती थी, ध्यान से देखो, कि मतलब मान लो ये है, ये हम ग्राफ बना रहे हैं, जितनी बार इट विल टच द एक्स एक्सिस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, जितनी बार इट इज गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस, ये हमारे रेडियल नोड कहलाएंगे, ये हमारे रेडियल नोड्स कहलाएंगे। ज्यादा डिटेल मैं बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सिखाऊंगी, अभी तो पता है ये रेडियल नोड्स है। तो जितनी बार वेव फंक्शन का साइन चेंज होगा वो रेडियल नोड बनेगा बीच में। तो यहां देखो, अगर मैं बोलूं सिग्मा 2p में, क्या आपको एक ये प्लेन नजर आ रहा है? क्या आपको ये प्लेन नजर आ रहा है? तो कैन यू सी द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स विल बी 2 इन दिस केस। नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हैं? 2। ये ठीक है। आगे देखो, यहां पर मैम एक नोडल प्लेन यहां, एक यहां, एक यहां। क्या आपको ये नजर आ गया कि मैम देयर विल बी 3 नोडल प्लेन्स इन दिस केस? हमारे पास 3 नोडल प्लेन्स हो जाएंगे। जल्दी से बताइए, पाई बॉन्ड में देखिए, ये एक ऐसा प्लेन नजर आ रहा है वेयर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज 0। तो क्या मैं बोल दूं कि मैम यहां पर हमारा नोडल प्लेन कितना हो गया? 1। पाई स्टार में जल्दी से सोच के बताओ, एक तो ये नजर आ रहा है सबको, एक ये नजर आ रहा है, 2। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने हो गए? हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर? 2। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुई? अब जल्दी से आंसर दे दो, इसके अंदर हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर? जल्दी से आंसर लिखिए, नोडल प्लेन्स कितने हैं? जल्दी से, ठीक है? हाँ, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, है ना। हैप्पी बर्थडे मैम का बाद में विश करेंगे, ठीक है? हाँ, गिफ्ट दे दो मेरे को, फटाफट से फॉर्म भर देना सारे बच्चे। आज मुझे ना मतलब केक तो कल हमने छोटा सा काटा था, तो मैंने सर को बोला यार ऐसे इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, छोटा सा केक लेके आए हो। तो सर ने बोला कल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, तो कल बड़े वाला केक काटेंगे, एक तुम्हारे बर्थडे का और एक बच्चों के रिजल्ट का, तो एक ही बड़े वाला केक काट लेंगे। तो हमें भाई बड़े वाला केक काटना है, और तुम सब पार्टी में इन्वाइटेड हो, है ना, एनटीए की पार्टी में इन्वाइटेड हो सब लोग। चलो हाँ, तो मैंने और एनटीए ने हमने यही पहले जुगलबंदी कर रखी थी। हमने कहा यार देखो एक ही दिन पे रिजल्ट देंगे ताकि सेलिब्रेशन में खर्चा कम हो। 3, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स बच्चे कह रहे हैं 3। देख लेते हैं, 1 2 3। वेरी गुड। क्या सबको नजर आ गया कि मैम देयर विल बी 3 नोडल प्लेन्स इन द
स्ट्रक्चर। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई? तो अगर हद कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं में से कहीं आएगा। एक होमवर्क क्वेश्चन सब बच्चे जरूर लिखेंगे। अब मान लो मुझे पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, पाई स्टार डी। इसमें आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि नोडल प्लेन्स कितने, मतलब अगर गंदे से गंदे लेवल का सवाल आया सो दिस विल बी द आंसर। ये जीरो नहीं है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। यू विल टेल मी अगर मैंने पाई स्टार डी, मतलब मुझे पाई बॉन्ड बनाना है। पहली बात, पाई बॉन्ड बनाना है, आपके दिमाग में वैसे ही बल्ब चमक जाना चाहिए कि एक लोब एक और लोब के साथ ओवरलैप करेगी। देयर विल बी एन ओवरलैप ऑफ 1 1 एंड 1 1, दो लोब्स का ओवरलैप होगा। अब आप मुझे बताएंगे अगर मैंने पाई स्टार डी बनाया सो हाउ मेनी नोडल प्लेन्स विल बी देयर, दैट्स द क्वेश्चन विच यू हैव टू डू। डन? तो यहां तक हमारी क्लास का जो पहला टॉपिक आज मैंने चूज किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो हमारा क्लियर हो चुका है। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट अस गो फॉर अनदर टॉपिक। ठीक है, अच्छा नोडल प्लेन्स तो मैंने आपको करा ही दिया। अच्छा मैंने एक ही जगह पे लिख दिया, हमारे पास 2 पन्ने और थे, बट दैट्स ओके। ठीक है ना, कोई बात नहीं। नोडल प्लेन्स बता दिए हैं, नोडल प्लेन्स आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, यू विल कैलकुलेट द नोडल प्लेन्स एंड यू विल लेट मी नो कि कितने नोडल प्लेन्स किस में हैं। डन? चलिए अब एक अगला क्वेश्चन, मतलब एक अगला टॉपिक जो मैं आपको सिखाने वाली हूं वो है, अच्छा एक और फॉर्मूला याद है, मतलब ये बात कर ही रहे हैं तो मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। वैसे जो हमारे नोड्स होते हैं ना बच्चे, वो 2 प्रकार के होते हैं। नोड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होते हैं हमारे रेडियल नोड्स, एक होते हैं हमारे एंगुलर नोड्स। याद है, एंगुलर नोड्स की वैल्यू होती है L, रेडियल नोड्स की वैल्यू होती है n माइनस L माइनस 1। और अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात करूं n माइनस L माइनस 1 प्लस L, तो आंसर कितना आ जाता है? n माइनस 1। ये छोटा सा हिंट था, वैसे तो ये आपने मेन में सीख रखा होगा। आई एम 100% श्योर कि जिस भी बच्चे ने मेन का पेपर दिया है उसको ये आता होगा। ठीक है, इन केस नहीं आता तो एक बार नोट डाउन भी कर लो कि अगर टोटल नोड्स n माइनस 1 है तो एंगुलर नोड्स विल बी L और रेडियल नोड्स कितनी हो जाएंगी? n माइनस L माइनस 1। डन? चलिए अब हम एक अगले टॉपिक पे आते हैं जहां पर बच्चे मुझे आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर, ध्यान से सुनना, एक हमने करी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको MOT कहते हैं। MOT से यूज करके हम ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट एनर्जी डायग्राम विच वी हैव टू ड्रॉ। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले मुझे एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चे, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो ध्यान से सुनना, थोड़ी सी चीजें हैं, पोस्टुलेट्स हैं जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं। आप ये जानते हो कि यहां पर मान लो मैंने एक हाइड्रोजन लिख दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। बच्चे जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते थे, जब हम VBT की बात करते थे, तो VBT ये कहता था कि एक का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं तो हम कहते थे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हो सकता है आप में से किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि मैम ये तो बहुत सिंपल मेन लेवल का, इसको स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ो। मगर जब आप जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो बच्चे आपको ये पता चलेगा, जिन पोस्टुलेट्स को हम एकदम स्टूपिड मानकर चलते थे कि ये क्या है, ये तो हमको आता है, उन्हीं पोस्टुलेट से घुमा फिराकर सवाल आपसे पूछा जाता है। सो है ना, हर चीज को हल्के में नहीं लेंगे, ये चीज ऐसी है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इट्स बेटर कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूं। ये कहानी तब की थी जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे, मगर जैसे ही मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करती हूं, वो ये कहता है, ध्यान से सुनो, वो ये कहता है कि पहले एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक और एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा। ठीक है, अब ये 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। वंस अगेन यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। ठीक है, अगर ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, इन दोनों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारे पास 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं।
2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना 2 अलग अलग एनर्जी लेवल के होते हैं, एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा स्टार, या फिर एक पाई होता है, एक पाई स्टार होता है। ये बात जानते हो, एक लोअर एनर्जी का होता है, एक हायर एनर्जी का होता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, मान लो ये हाइड्रोजन का 1s है, ये हाइड्रोजन का 1s है, तो जब इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ये बनाएंगे सिग्मा 1s, डिस्ट्रक्टिव होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बनाएंगे सिग्मा स्टार 1s। आप ये बात भी जानते हो कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होल डिवाइडेड बाय 2। ये कुछ थियोरेटिकल पार्ट है जो आप बच्चों को आना चाहिए, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर एक नंबर नहीं होता। पहली बात तो ये, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली टेल्स यू कि 2 एटम्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आ रहा है, किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है, किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर 2.0 आ रहा है, इन सब का मतलब यह है कि सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में उन 2 एटम्स के बीच में 2.5 गुना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है वो 2.5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। ये तो बहुत बेसिक हो गया, मुझे थ्योरी थोड़ी सी सिखानी थी इसलिए मैंने हाइड्रोजन की कहानी बताई। अब आपको बताया कि मैम हमारे पास 2 प्रकार के एनर्जी डायग्राम होते हैं, ये आप सबने कर रखा है, मगर आज इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये डायग्राम आया कैसे, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द डायग्राम। वंस अगेन जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी तो शायद आपके 10 मिनट यूज हो जाएंगे। 10 मिनट मैं केवल एक्सप्लेनेशन दूंगी, मगर मेरी गारंटी है कि अगर एडवांस में क्वेश्चन आया है ना MOT से MOD से, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सो बेटर इट इज गुड ऑप्शन कि हम 10 मिनट स्पेंड करें। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, होता क्या है ध्यान से देखिए, है ना। हमने मान लो ऑक्सीजन के लिए, ये मैं हमेशा से ऐसे सिखाती हूं, मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, मान लो मेरे पास फ्लोरीन है, मान लो मेरे पास नियॉन है। ठीक है, मैंने बचपन में देखो, जब मेरी मैम ने सिखाया था, क्लास 12th की बात कर रही हूँ, नहीं 11th की बात कर रही हूँ, जब मेरी मैम ने सिखाया था तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी, क्योंकि हमें स्कूल में CBSE में ये सिखाया जाता था कि जब भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये सीखा है ना। मगर जब हमें एनर्जी डायग्राम के बारे में बात करी जाती थी तो हमें सिखाया जाता था फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन, फोन के नाम से सिखाया जाता था। तो मैंने बचपन में, है ना, इतना मेरे को आता तो था नहीं, क्लास CBSE में मैम मेरे को इतना सिखाती नहीं थी, जितना थोड़ा बहुत आया मैंने भी उस टाइम रट लिया बच्चों की तरह, है ना। तो मैंने यहाँ पे गलती से नाइट्रोजन रट लिया था और मेरा पेपर में क्वेश्चन हो गया था गलत। इसीलिए मैं ये, ऑल्दो मैं केमिस्ट्री की टीचर हूं, मुझे नहीं बोलना कि चाहिए कि मैंने ये उस टाइम पे रटा था, गलती करी थी, बट मैं आज आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ना, मतलब भूले चूके गलती से ही हम गलती कर बैठते हैं, हम जान के नहीं कर रहे होते, बट हमें रटा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी FON होता है। तो इसीलिए जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए बना देते हैं। तो इट वॉज नॉट नाइट्रोजन, इट इज Ni2। अब ध्यान से देखो, चाहे ये हो या इनके कोई रिश्तेदार हो, है ना, रिश्तेदारी जानते हो, रिश्तेदारी, ऑल ऑफ यू नो रिश्तेदारी, है ना। रिश्तेदारी मतलब जो इनके जैसे हैं, जैसे कल को वो O2 पॉजिटिव के लिए पूछ ले, वो O2 माइनस के लिए पूछ ले, वो O2 माइनस के लिए पूछ ले, वो O2 पॉजिटिव के लिए पूछ ले, वो F2 माइनस के लिए पूछ ले, F2 प्लस के लिए पूछ ले, एंड सो ऑन। मतलब या तो O2, F2, Ne2 या इनका कोई भी रिश्तेदार। अब क्या होता है मैं बताती हूं, देखो 2 मेथड्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। एक मेथड वो होता है, ये बहुत ही पुराना मेथड है, मतलब जिन टीचर से मैंने क्लास 12th में पढ़ा था, ठीक है, वो टीचर हमारे को स्कूल में यही कराया करते थे कि आपको यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम है तो ये डायग्राम, 14 या उससे ज्यादा है तो ये डायग्राम, एंड सो ऑन।
तो ये जो कहानी थी वो 14 इलेक्ट्रॉन्स वाली, ये काफी अब पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। तो अब एक नया है ना मेथड जो आप लोगों को सिखाया जाता है, बट बहुत ज्यादा लोग नहीं अभी सिखाते। तो ये जो नया मेथड है ना, ये मेथड क्या है, आपको बस ये 3 स्पीशीज याद रखनी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन और इनके कोई भी रिश्तेदार, Fe2 प्लस Fe2 माइनस Fe2 2 प्लस Fe2 2 माइनस O2 प्लस O2 माइनस ब्ला 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 ब्ला, उन सबको हमें एक पर्टिकुलर डायग्राम से कोरिलेट करना है। अब डायग्राम एक बार तो अच्छे से बना देती हूँ। ये होता है मान लो 1s, ये है हमारा 2s और ये है 2p, 2px 2py 2pz। यहां पर भी 2px 2py 2pz, ये है हमारा 2s, ये है हमारा 1s। आप जानते हैं 1s और 1s आपस में कंबाइन करेगा तो सिग्मा 1s बनाएगा। बच्चे मुझे पता है आप बच्चे मेंस में बहुत अच्छा रैंक लेकर आने वाले हो, तो आपको ये चीज रटी पड़ी है ना। ये देखो ऐसे बोलने को बनाने को बोला था ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार सिग्मा स्टार। आप सब बच्चों को ये आता है, मुझे पता है, मगर एडवांस के लिए थोड़ी सी चीजें और चाहिए। यहां पर देखिए ये बनेगा सिग्मा 2s और इसके ऊपर वाला बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s, राइट। ये बनेगा सिग्मा 2pz, सबसे ऊपर हाई एनर्जी वाला बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। ये बनेगा बच्चे पाई 2px, ये बनेगा पाई 2py जो कि डीजेनरेट है। इसके बाद बनेगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। क्या आप बच्चों ने यही डायग्राम सीखा था, है ना, यही डायग्राम सीख रखा है कि सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। क्या ये डायग्राम सब बच्चों ने सीख रखा है? ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मैम जब ये डायग्राम इतना, यही एक्चुअल डायग्राम है, मेरी बात सुनना, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। आपको पेपर में जेई मेन में भी इन्होंने फंसाया था कि आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है विद एसपी मिक्सिंग एंड विदाउट एसपी मिक्सिंग। ऐसे सवाल आप मॉक टेस्ट में देखेंगे, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, आपने देखा होगा इनके पुराने जमाने के मॉक टेस्टों में ये क्वेश्चन बहुत हुआ करता था कि विद एसपी मिक्सिंग बताइए, विदाउट एसपी मिक्सिंग बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ करना कैसे है, ध्यान से देखना बच्चे। ये थे बड़े एटम्स, ठीक है, ये थे बड़े बड़े एटम्स। अगर मैं बात करती हूं सपोज करो छोटे एटम्स की, जैसे मैंने बोरॉन की बात करी, कार्बन की बात करी, ठीक है ना, फिर मैंने नाइट्रोजन की बात करी, ऑक्सीजन की बात करी, फ्लोरीन की बात करी, नियॉन की बात करी, 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम छोटे छोटे एटम्स जैसे कि बोरॉन, जैसे कि कार्बन, है ना, जैसे कि नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, तो बच्चे बोरॉन के 2s और 2p का जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है। कार्बन के 2s और कार्बन के 2p का एनर्जी गैप थोड़ा सा ज्यादा है। नाइट्रोजन के 2s और नाइट्रोजन के 2p का एनर्जी गैप थोड़ा और ज्यादा है। जब आप नीचे आएंगे तो बच्चे ऑक्सीजन का 2s, ऑक्सीजन का 2p एनर्जी गैप और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। यानी कि ऊपर जो ऊपर वाले छोटे छोटे एटम्स थे, इनके बीच में S और P के अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो काफी कम होता है। बट जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, जो एनर्जी गैप है बच्चे वो धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। अगर इन सब के बीच में एनर्जी गैप बढ़ गया तो भैया ना तो ये इसके साथ मिक्स होगा, ना ये इसके साथ मिक्स होगा, ना ये इसके साथ मिक्स होगा, मतलब इन सब में मिक्सिंग की प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर मिक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं होती तो जो डायग्राम हमने बनाया था वो वैलिड हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम तब आती है जब S और P के बीच में, आपकी एनसीईआरटी में केवल एक छोटी सी लाइन लिख रखी है, आज डिटेल समझ जाना। जब भी हमारे S और P के बीच में मिक्सिंग स्टार्ट होती है बच्चे, प्रॉब्लम अराइज होती है। S और P के बीच में जब भी मिक्सिंग होगी तो देयर विल बी प्रॉब्लम। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों बातें सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कौन किसके साथ मिक्स करता है। एक सच बात बताती हूँ, आप बच्चों को अभी तक ये पता था कि मैम ये जो आपने बनाया ना 2s और 2p आपस में मिक्स करते हैं, क्या ये पता था? डिड यू नो दिस थिंग कि 2s और 2p मिक्स करते हैं? और मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ अगर एडवांस में, ये तो sp मिक्सिंग हम मेंस की बात करते हैं, अगर एडवांस में क्वेश्चन आए ना, वो कोई दिन लिख कर नहीं देगा कि 2s और 2p मिक्स करते हैं। वो ये पूछेगा
क्या सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s के साथ मिक्स होगा? क्या सिग्मा 2s सिग्मा 2pz के साथ मिक्स होगा? या सिग्मा 2s सिग्मा क्या कहते हैं पाई px के साथ मिक्स होगा? तो वो ऐसे में आपको फंसाएगा, इसीलिए मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? ये है प्योरली एडवांस की एक चीज। आपको ये जो सिग्मा 2s, एक काम करते हैं, ठीक है, मैं ना 2 नए डायग्राम बना लेती हूँ, यही एसपी मिक्सिंग ही सिखा रही हूँ, तो अब मैं 2 नए डायग्राम बना लेती हूँ सो दैट आपको पता चले कि कौन किसके साथ मिक्स होता है, किसके अंदर प्रॉब्लम आती है। ये सिग्मा ये 1s, ये 2s और ये 2p, यहां पर बनाइए 2p, यहां बनाइए 2s, यहां बनाइए 1s, ये 1s, यहां पे 1s, ये 2s, यहां 2s, ये 2p और यहां 2p। सही है, ध्यान से समझना। ये सिग्मा 1s आपस में ये कंबाइन करेंगे, दिस इज सिग्मा 1s, इसके ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, इसके ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2s। ध्यान से समझते जाइएगा। सिग्मा 2pz ऊपर बनाओ, सिग्मा स्टार 2pz नीचे बनाइए, ऐसे दिख रहा है, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। बच्चे ये हमारा नॉर्मल डायग्राम है, यही होना चाहिए था। एक्सेप्शन किस में आती है, सामने देखिए, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, जो सारी चीजें सेम है उनको मैं व्हाइट कलर से ही बना देती हूं। ये सिग्मा 1s, ये हमारा सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना? यहां देखिए, यहां आ जाता है पाई 2px, पाई 2py। अब आएगा सिग्मा, अरे एक मिनट, ये मेरे को ना येलो से बनाने देते, ठीक है ना? ये मेरे को नहीं, एक सेकेंड, यहां बना दो पाई 2px, पाई 2py, अब येलो से बना दो। ये सिग्मा 2pz, आगे देखो, ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये सिग्मा स्टार 2pz। अब मेरी कहानी बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये वो डायग्राम है जो हर एक के लिए वैलिड है, बट ये वो डायग्राम था जो हमारा नॉर्मल था। नॉर्मल मतलब ऑक्सीजन, नॉर्मल मतलब फ्लोरीन, नॉर्मल मतलब नियॉन और इनके रिश्तेदारी में जो आते हैं उनके लिए ये वैलिड है, इनके रिश्तेदारी में जो मतलब इनके अलावा जितने भी हैं उनके लिए ये वैलिड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पता है होता क्या है, आपको ये जो सिग्मा 2s है, क्या आपको सिग्मा 2s नजर आ रहा है? ये बात तो आपने ऊपर पढ़ रखी है कि मैम 2s और 2p आपस में मिक्स करते हैं, है ना? आपने ये पढ़ रखा है कि 2s और 2p आपस में मिक्स करते हैं, जिसको sp मिक्सिंग बोलते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो सिग्मा 2s है ना बच्चे, ये जो सिग्मा 2s है, ये सिग्मा 2s इस सिग्मा 2pz के साथ मिक्स करता है। आपको ये बात मैं बता देती हूं, ये बात ध्यान से सुन लेना। इट इज नॉट जस्ट नॉर्मल एसपी मिक्सिंग जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है या आपने बुक्स में इंटरनेट पे देखी होगी कि एसपी मिक्सिंग होता है, जेईई मेन के क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक्चुअली सिग्मा 2s जो है वो सिग्मा 2pz के साथ मिक्स होता है। जब ये दो मिक्स होंगे, इनकी एनर्जी में मतलब इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, है ना? इनकी एनर्जी थोड़ी सी फर्क आ जाएगी। आगे देखो, ये जो आपको सिग्मा स्टार 2s नजर आ रहा है, ये जो सिग्मा स्टार 2s नजर आ रहा है, ये सिग्मा स्टार 2pz से मिक्स होता है। ये किसके साथ मिक्स होता है? सिग्मा स्टार 2pz। तो आपको समझ आ गया, दो कॉम्बिनेशन होगी, सिग्मा 2s सिग्मा 2pz के साथ मिक्स होगा, सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार 2pz के साथ मिक्स होगा। अब देखो बच्चे को क्या लगता है, बच्चे को लगता है मैम ये सेम, ये सेम, मैम ये सेम, ये सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम सिग्मा 2s सेम, सिग्मा 2s सेम, आपको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। मैम आपको लग रहा है सिग्मा स्टार 2s सेम, सिग्मा स्टार 2s सेम, आपको लग रहा है कि मैम कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये दोनों जैसे थे वैसे रहेंगे, है ना? ये लग रहा है ना? आगे देखो, आपको लगा, देखो ये पाई 2px सेम है, ध्यान से देखना, आपको लगा ये पाई स्टार सेम है, ये सिग्मा स्टार आपको लगा मैम ये सिग्मा स्टार भी सेम है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम बच्चों ने बचपन से ये रट रखा है कि मैम सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाती है, पाई 2px पाई स्टार 2py की एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। एक्चुअल में आपको बताना चाहती हूं, इन चारों की एनर्जी में फर्क आता है। जो दो हरे वाले हैं, ग्रीन वाले हैं, ये आपस में मिक्स होंगे, जो दो येलो वाले हैं ये आपस में मिक्स होंगे।
इसकी एनर्जी बढ़ती है मगर आपको वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मतलब इसमें थोड़ी ना आपको दिख रहा है एनर्जी बढ़ रही है, नहीं, आपको लगता है सेम है। आगे देखो, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, आपको लग रहा है सेम है। इसकी एनर्जी देखो, आपको लग रहा है सेम है। एनर्जी में चेंजेस आएंगे मगर जो विजिबल चेंज आएगा ना, जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, वो ये आएगा कि मैम सिग्मा 2pz की एनर्जी इतनी बढ़ गई कि ये पाई 2px पाई 2py से ऊपर चला गया। बस इतनी बात अगर किसी बच्चे को अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगी ना, जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे ज्यादा आपसे वो एडवांस में नहीं पूछेगा। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई है? किसी बच्चे को कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए। किसी बच्चे को कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए। डन? ठीक है। अरे बच्चा कह रहे मैम आपने कहा था कि आप ओवरलैपिंग एक्सप्लेन करेंगे लास्ट क्लास में। बच्चे आज तो क्लास ही यहीं से स्टार्ट हुई है ना, वी स्टार्टेड द क्लास विद ओवरलैपिंग ओनली। यही तो ओवरलैपिंग है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर ओवरलैपिंग डू लेट मी नो, अदरवाइज मैंने क्लास को स्टार्ट ही एकदम ओवरलैपिंग से करा है कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। मुझे पता है आप वो वाला सोच रहे हो ना कि पाई मतलब पी कैसे बनेगा, डी कैसे बनेगा, ये वही तो केस कराया था। सामने देखो, इसी को तो रिपीट किया। जब ये इसके साथ ओवरलैप होगा तो एक लोब का ओवरलैप, नीचे वाला इसके साथ ओवरलैप होगा, एक और लोब का ओवरलैप, एक ऊपर से ओवरलैप हो रहा है, एक नीचे से ओवरलैप हो रहा है। इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये भी मेरे को याद था, मैंने क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं ओवरलैपिंग सिखाऊंगी, तभी मैंने ये जब ये वाला कराया था पाई डी, तो मैंने डेल्टा डी के बारे में बताया था। देखो, एक ओवरलैप इसके साथ, एक ओवरलैप इसके साथ, एक ओवरलैप ये थंब के साथ, तीसरा, और एक ओवरलैप ये फोर्थ फिंगर्स के साथ। ठीक है, तो जब चार चार लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगी तो वो डेल्टा बॉन्ड बनता है। मुझे याद था प्रॉमिस, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा क्या कहते हैं पिन पॉइंट करके इस चीज को सिखाया, सो दैट रिवाइज हो जाए। बट अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डन? क्लियर हो गया? हाइड्रोजन की कहानी हो गई, फर्स्ट एनर्जी डायग्राम हो गया। फिर एनर्जी डायग्राम पार्ट 2 के लिए मैंने आपको बता दिया कि एसपी मिक्सिंग की क्या प्रॉब्लम होती है। खाली एसपी मिक्सिंग नहीं होता, सिग्मा 2s सिग्मा 2pz के साथ मिक्स होता है, सिग्मा स्टार के साथ मिक्स होता है, एंड दिस इज अ न्यू एनर्जी डायग्राम, राइट? ठीक है, अब मैं आपको, है ना, एनर्जी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया हो गई है। वी हैव डन यहां तक एनर्जी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। तो अब पेपर में मुझे इतना बारी बारी बना के नहीं देखना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर एडवांस वाला तुमको फंसाता है। हमने क्या कर रखा है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, O2+, O2-, ETC, है ना, इन सब के लिए मैं कौन सा डायग्राम बनाती हूँ? सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। रट रखा है, दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव टू मेक। अगर आपके पास कोई पूछता है B2, C2, C2-, C2-, ठीक है, N2, N2+, N2-, ब्ला 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 ब्ला, कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है कल को, तो हम क्या बनाएंगे? सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा स्टार, सिग्मा, ठीक है ना, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। ये वाला आप यूज करते हैं, यही यूज करते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैंने और ये इन सब के अंदर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एसपी मिक्सिंग हो रही है, एसपी मिक्सिंग हो रही है, तो आप ये वाला डायग्राम बना के आंसर देंगे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे कि इन सब में नो एसपी मिक्सिंग, कहता है कि कोई एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही, आपको घबराना नहीं है, आपको यही वाला डायग्राम बनाना है। क्या ये बात चमकी? अगर भैया कल को वो लिख कर दे रहा है कि यू हैव टू कंसीडर B2, C2, C2-, C2-, इन सब में एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही, तो ये नहीं कि यही वाला डायग्राम चेप आए, ये मत बनाना, तो ये वाला बनाना, बिकॉज दिस इज द डायग्राम विच रिजल्ट्स व्हेन यू डू नॉट कंसीडर एसपी मिक्सिंग। द डायग्राम विच रिजल्ट्स व्हेन यू कंसीडर एसपी मिक्सिंग इज दिस। मान लो कल को वो ये क्वेश्चन दे देता है कि इन सब के अंदर, है ना, वी आर कंसीडरिंग एसपी मिक्सिंग हो रही है। मान लो वो आपको फंसाने के लिए कहे कि यू हैव टू कंसीडर दैट देयर इज एसपी मिक्सिंग व्हिच इज अकरिंग इन O2, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो जो थ्योरेटिकल केसेस थे वो मैंने आपको पिछली स्लाइडों में सिखा दिए, नो एसपी मिक्सिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये तो मतलब दिस इज व्हाट इज थ्योरी, ऐसे होता है। मगर अगर कल को वो क्वेश्चन तिगड़मबाजी वाला हाइपोथेटिकल बना दे, एडवांस का पेपर है भैया, हाइपोथेटिकल आराम से बना सकता है क्वेश्चन, कोई उस पे क्वेश्चन नहीं करेगा कि एसपी मिक्सिंग तो होती नहीं है, तुमने कैसे बना दिया। उसने तो बस लिख देना है इफ ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग एसपी मिक्सिंग फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर, तो ये वाला लगाना है। इनमें का नो एसपी मिक्सिंग, तो ये लगाना है। क्लियरिटी होगी?
चमक गया सबको कॉन्सेप्ट, तो बल्ब बन जाना चाहिए, है ना। चार्ज बहुत बारीक बारीक आती है, तो बल्ब वल्ब चमकाते रहना। चमका, वेरी गुड, चमका, ठीक है, ग्रेट, डन। यहां तक की कहानी अगर सबको समझ आ गई है, अब मैं आपको दो छोटी छोटी चीजें सिखाती हूँ। देखो, वैसे तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि एडवांस के क्वेश्चन में ये चीजें पढ़नी जरूरी होती है। ये विद एसपी मिक्सिंग, विदाउट एसपी मिक्सिंग, ये पढ़ना जरूरी है। अगर कल को आपको नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एडवांस में नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते, एडवांस मतलब कतई गंदा, है ना, क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है। कल को अगर एडवांस में आपसे पूछा जाए, खैर ये चोटिला मेथड फास्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, उस दिन यूट्यूब पे किया था, आप सब बच्चे थे, इनकेस नहीं थे तो भी सुन लो। हर बार मेरे लिए ये इजी नहीं है कि मैं ये फाइंड आउट कर सकूं, है ना, हर बार मेरे लिए ये इजी नहीं है कि मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। तो मैं कहूंगी कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड देन वी डिवाइडेड बाय 2। भैया ये काम हर बार करना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैं हर बार डायग्राम नहीं बनाना चाहती। तो देखो हमारे, है ना, राजकोट के 60 किलोमीटर पे, खैर मैं बहुत दिन से जिद कर रही हूँ कि घूमने जाना है, बट इतनी सारी तुम्हारी क्लासेस होती है कि हम घूमने ही नहीं जा पा रहे हैं। तो ना मैं यहाँ पर, हम एक बार गए थे भाई साहब, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है राजकोट से 60 किलोमीटर 58-59 किलोमीटर पे एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है चोटिला माता का मंदिर, ठीक है। तो ऐसे एक पहाड़ी सी है, पहाड़ी में कुछ पगथिया मतलब स्टेप्स हैं, तो वहां पे हम कहते हैं पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ, है ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ। तो ऊपर जाके मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, एकदम मजा आ जाता है ना, मत्था टेको तो बड़ा अच्छा शांति लगती है। ध्यान से देखो, तो हमने वैसा डायग्राम यहाँ बनाया। यहां पर हम लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 2 1.5, 1 0.50। अगर किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब वो दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट। You have to simply calculate the total number of electron। कल को पता चले N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 14, तो आंसर आ गया कि मैम बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अगर कोई कहे O2 2 पॉजिटिव में, तो करना इलेक्ट्रॉन 16 में से 2 गया कितना, 14, तो 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा। वंस अगेन ध्यान से देखना, O2 2 पॉजिटिव, है ना, तो कितना हो गया, 8 × 2 16, 16 में से मैंने 2 कर दिया 14, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। कल को मैंने कह दिया, ठीक है ना, कि O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 पॉजिटिव, कैसे भी कर लो। O2 पॉजिटिव में कितना, 16 में से 1 गया 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2.5। O2 2 माइनस 16 + 2 कितना, 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1, एंड सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कर लोगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। अब एक और चीज सुन लो, अगर किसी स्पीशीज का, अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए सिखा रही हूं, फिर जब क्या कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल कार्बोनिल सिखाऊंगी तो वहां पे ये चीज रिपीट नहीं करूंगी, पहले ही सीख लो। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, यानी कि उस पर्टिकुलर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी कि अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम। क्या ये बात क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड की जो लेंथ हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। नाउ दिस इज समथिंग विच आई डोंट थिंक मेनी ऑफ यू वुड हैव स्टडीड अर्लियर। अभी तक आपने ये पढ़ा हो, मुझे ज्यादा गारंटी नहीं है। मैं आपको पढ़ाने वाली हूं होमो, लूमो, सुमो। ये हमने किसी के नाम नहीं बिगाड़े हैं, है ना, कि भाई तेरे को हमने सुमो बुला दिया, ना ना ना, हमने किसी के नाम नहीं बिगाड़े हैं। ये 3 टॉपिक्स होते हैं जिसका नाम है होमो। होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस दिन मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कराया था तो मैंने आपको एक चीज रटने को बोली थी, याद है। मैं कार्बन मोनोऑक्साइड वाला करा रही थी, कार्बोनिल। मैंने कहा था एक लाइन रट लो, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगी तो अपने आप उस लाइन को अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, है ना। हाँ, तुमने होमो लूमो सुना होगा, सुमो नहीं सुना होगा। अभी आज सारी चीजें सीख रहे हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो क्या होता है, लोएस्ट। यू का मतलब है अन ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सुमो का क्या मतलब है, सिंगल, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब जहां पर एक होता है
ठीक है, इसको सुमो नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था सोमो, SOMO, माय बैड, ठीक है ना, इट शुड बी SOMO, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो होमो, लूमो, सोमो, समझ गए, होमो, लूमो, सोमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या कहानी है, कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से देखना। सपोज करो मेरे पास एक स्पीशीज है, यहां सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, ध्यान से देखना, पाई 2px, पाई 2py, ये हमारे पाई स्टार। मान लो मेरे पास एक ये स्पीशीज है, क्या आपको इस स्पीशीज को देखते ही नजर आ रहा है कि मैम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं? क्या आपको क्लिक कर रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं? अगर सब के सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, आपको नजर आ रहा है कि मैम ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज है। क्या ये बात क्लियर है कि मैम ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज है? डन। अब एक बात बताओ, इस डायमैग्नेटिक स्पीशीज के लिए ऐसी कौन सी ऑर्बिटल है जो सबसे ऊंची है, मतलब सबसे हाई एनर्जी की है और जो ऑक्यूपाइड है? आपको नजर आ रहा है मैम ये वाली जो ऑर्बिटल है पाई 2px, पाई 2py, ये फील्ड है और ये सबसे हाई एनर्जी की है, तो क्या मैं इसको कह दूं होमो? ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इसके ऊपर वाली, देखो इसके ऊपर तो बहुत सारी होंगी ना, सिग्मा स्टार भी होगा, इसके ऊपर वाली जो भी ऑर्बिटल है जो सबसे लो एनर्जी की है, ये अनऑक्यूपाइड है, ये खाली है, तो इसको बोल देंगे लूमो। क्या आपको होमो लूमो क्लियर हुआ? जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर तक फील्ड है, दैट इज होमो। इसके जस्ट ऊपर वाली जो अनफील्ड है, दैट इज लूमो। क्लियर हो गया होमो लूमो क्या होता है? अब मान लो मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, ये सिग्मा स्टार, अरे एक मिनट, ये सिग्मा स्टार, ठीक है ना, अभी एक और सिचुएशन बना के दे रही हूं, ये सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार, ठीक है ना, फिर ये मैंने लिख दिया सिग्मा 2pz, ठीक है, हाँ चलो मैंने ये लिख दिया, तो ये सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2pz। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चों होमो क्या है, जल्दी से बताओ, लूमो क्या है, जल्दी से बताओ, और सोमो क्या है, जल्दी से बताओ। होमो मतलब वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी काफी हाई होनी चाहिए, जो हाईएस्ट एनर्जी की होनी चाहिए और जो ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या आपको नजर आ रहा है कि मैम यही है जो मतलब जो भरा हुआ है, तो सिग्मा 2pz ही हमारा होमो कहलाएगा। सच्ची बात है, सिग्मा 2pz ही क्या कहलाएगा? होमो। अब एक बात पूछूं, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसी कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हाईएस्ट एनर्जी की जो कि सिंगली ऑक्यूपाइड है? तो आप कह देंगे मैम सिग्मा 2pz। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बच्चों मुझे बताओ लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या सबके दिमाग में एक बल्ब चमका? क्या सबके दिमाग में एक बल्ब चमका कि मैम अगर मुझे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को लाना होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो वो डेफिनेटली यही आना चाहेगा क्योंकि ये अनऑक्यूपाइड भी है। तो जो हमारी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दैट इज नथिंग बट सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो द आंसर विल बी 2pz। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। डन, समझ आया? ठीक है ना, होमो क्लियर हो गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। इस केस में सिचुएशन आसान थी क्योंकि मुझे ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड दिख रहा था, दिस वाज होमो, इसमें कोई भी सिंगल ऑक्यूपाइड था नहीं तो सोमो की बात करी नहीं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ये था तो इसको लूमो कह दिया। अब प्रॉब्लम आई कि मैम यहां पर, है ना, ये हटा देती हूँ कहीं कंफ्यूजन हो जाए, चलो लिखे रहने दो, यहां पर मैम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड भी यही है तो सिग्मा 2pz, सिंगल ऑक्यूपाइड भी यही है सिग्मा 2pz, और मैम अगर मुझे, है ना, क्या करना है, अनऑक्यूपाइड की बात करनी है तो यही मेरा अनऑक्यूपाइड है क्योंकि अभी भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आने के पूरे चांसेस हैं। डन, क्या सब बच्चों को यहां तक की कहानी अच्छे से समझ आ गई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। डन, डन है, कहानी क्लियर हो गई, होमो लूमो सोमो सबकी क्लियर है। तो ये हमारी थी, अगर मान लो अभी तक देख रहे हो मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग का एमओटी सिखा रही हूं, जब से क्लास शुरू हुई है ना तो मेरे ख्याल से केवल एमओटी ही चल रहा है
और मैंने पिछली क्लास में तुम्हें कहा था ना कि मैं एमओटी को बहुत तसल्ली से पढ़ाना चाहती हूँ, तभी मैंने पिछली क्लास में सिलिकेट्स लास्ट में कंप्लीट कर लिया था, एमओटी नहीं स्टार्ट करी थी, बिकॉज एमओटी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको आनी चाहिए, है ना, जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इसको भी सोमो लिख देते हैं, ठीक है, डन, ओके। अब दिस वॉज द प्रॉमिस जो मैंने लास्ट की क्लासेस में आपके साथ किया था और कहा था कि आई विल टीच यू दिस थिंग। अब ये एक ऐसी चीज है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, जिसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन की एक लाइन को एक्सप्लेन करने के काम आता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। कोऑर्डिनेशन की एक लाइन है, छोटी सी लाइन है, बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मतलब ये पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है आना चाहिए। मैंने क्या किया, देखो पहली बात तो ये कि हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एमओटी थ्योरी जब भी लगाने को कहेगा, हम केवल डायटोमिक स्पीशीज पे ही लगाएंगे। भैया डायटोमिक में हम हार मान जाते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जैसे अभी तो सिंपल वाले कर रहे थे, अभी सीओ करेंगे फिर कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाएंगी, फिर एचएफ करेंगे कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि हम बस हार मान जाते हैं कि ठीक है इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो एक सीओ है जो हमारे एडवांस के सिलेबस में भरपूर्ण मात्रा में दिया गया है, तो वो हम सीख लेते हैं। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास लाई करेंगे कंपेयर टू कार्बन के ऑर्बिटल, सही है ना। तो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा एक लोअर स्केल पे होगी कंपेयर टू कार्बन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी, सही है ना। ऑक्सीजन की जो एनर्जी है वो हमेशा लोअर स्केल पे होगी कार्बन के कंपैरिजन में। तो मैंने कहा मैम यहां पर लिखिए ऑक्सीजन का 2s, 1s को छोड़ो, हम बाहर वालों की पहले बात करेंगे, 1s को अभी तक छोड़ दीजिए। और यहां पर मान लो ये हो गया मेरे ऑक्सीजन का 2p। अब ध्यान से समझना बच्चे, इंपॉर्टेंट है। कार्बन की बात करूं तो कार्बन का 2s थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ी सी हाई एनर्जी का होगा। कार्बन के 2p की बात करूं तो और थोड़ा हाई एनर्जी का होगा। क्या ये अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक हम O2, O2 प्लस, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 माइनस, B2, C2, C2 2 माइनस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हर केस में हम क्या करते थे, हर केस में हम लिखते थे इसका 2s यहाँ 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 यहाँ, हम सबको एक ही लाइन में बनाते थे, क्योंकि हमारे लिए दोनों ऑक्सीजन सेम थे। इसका जो 2s होगा इसके 2s की एनर्जी सेम होगी। अब प्रॉब्लम हो गई कि मैंने डायटोमिक मॉलिक्यूल की तो बात करी है, मगर ये डिफरेंट एटम से बने हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। तो कार्बन का 2s, ऑक्सीजन का 2s की एनर्जी डिफरेंट है। कार्बन का 2p, ऑक्सीजन के 2p से एनर्जी में डिफरेंट है। पहले बताओ ये चमका, ये कहानी सब बच्चों को अच्छे से चमकी, तो बताइए फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, ये देखो 2s वाला बनाना चाहता है सिग्मा बॉन्ड, और अगर मैं यहां पर लिखूं तो मेरे पास है 2pz, 2px, 2py, और मेरा 2pz जो है ये भी क्या बनाना चाहता है, सिग्मा बॉन्ड। समझना, हाँ अभी 10-15 मिनट इसी में जाएंगे, बट बहुत प्यारी चीज है। मैं आपको बता देती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जो हम सीख रहे हैं ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन को भी आंसर कर देगा। वो सिनर्जिक बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस को भी आंसर करेगा। इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड से आप सेपरेट सवाल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर में। ध्यान से देखिए बच्चे, ये क्लियर हुआ कि ये दोनों जो है सिग्मा बॉन्ड बनाने के चाहत में रहते हैं। 2s यहां का, सिमिलरली इसको भी मैंने 2pz लिख दिया, 2px लिख दिया, 2py, किसी को भी 2px, 2py, 2pz लिख सकती हूँ। मैंने कहा मैम सिमिलरली ये दोनों जो है ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हैं। फिर मैंने ये कहा मैम ये और ये दोनों पाई बॉन्ड बनाने के कगार में है। दे आर लाइक कि मैम हम तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये बात ठीक है, ये कहते हैं कि मैम हम तो पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं। पहले तो मुझे इतना बताओ, क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई? ध्यान से सुनना बच्चे, पहले एक S और एक P आपस में मिक्स होंगे। पहले एक S यानी कि 2S और 2P आपस में मिक्स होके S और P से क्या बनाते हैं, sp ऑर्बिटल। पहले एक s और एक p आपस में मिक्स होते हैं, ये sp बनाएंगे।
एक S हमने लगभग यहां रख दिया, SP, एक SP मैंने यहां रख दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुमको थोड़ी सी गंदी फीलिंग आएगी कि मैम क्या चल रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा। प्लीज बच्चे दोबारा रिपीट कर दूंगी, मगर ये समझना जरूरी है। ये SP मिक्स हो गया, एक और SP मिक्स हो गया। ये दो कहां से आए, ध्यान से समझना। ये दोनों का ओरिजिन कहां से हुआ, क्योंकि एक S और एक P आपस में मिले तो SP दो बनेंगे, दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी। ये बात ठीक है? आगे देखिए। सिमिलरली बच्चे ये 2s और ये 2pz आपस में मिक्स होंगे, यहां पर हमारे पास दो sp ऑर्बिटल आएंगे। एक 2s और एक और 2p आपस में मिक्स होंगे, एक 2s और 2p आपस में मिक्स होंगे, मेरे पास sp के दो बन जाएंगे। क्या यहां पर्पल वाले तक क्लियर है? यहां तक रिपीट करती हूं, बाद में आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग क्यों है। सिचुएशन नंबर 1, यहां का डायग्राम अलग इसलिए है, सिचुएशन नंबर 1 कि मैम कार्बन के जो 2p ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है, ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। कार्बन के 2s की एनर्जी ज्यादा है, ऑक्सीजन के 2s की एनर्जी कम है। ये बात पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैम जो 2px और 2py है ये दोनों पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ये 2px 2py पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, मैम 2s और 2pz सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हैं, 2s और 2pz सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हैं। दिस वाज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, मैंने आपको कहा कि 2s ऑफ कार्बन विल कंबाइन विद 2pz ऑफ कार्बन टू फॉर्म 2sp ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी अलग अलग होगी। पॉइंट नंबर 5, 2s of oxygen will combine with 2pz of oxygen to form 2 new sp orbitals. Once again they will be of different energy. क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई या किसी को प्रॉब्लम है? ये बात ठीक है? अब प्लीज इन बातों को थोड़ा सा और ध्यान से समझना, ठीक है? थोड़ा सा और ध्यान से समझना बच्चे। ये जो 2pz था ये हमारा as such will be present in the form of sigma नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वापस सुनना, कार्बन का sp ऑर्बिटल जो बना था जिसकी एनर्जी ज्यादा थी, इट विल बी सिंपली लेफ्ट एज सच एज सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो नीचे वाला sp ऑर्बिटल था, नीचे वाला, ये एज सच पड़ा रहेगा टू फॉर्म सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या आपको आज तक हमने नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात नहीं करी थी? जब मैं N2F2O2 इन सब की बात कर रही थी, मैंने कभी भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात नहीं करी। क्या ये बात सही है या नहीं? मगर जैसे ही मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करी, छठा पॉइंट, 6th पॉइंट मैंने सिखाया कि ये जो कार्बन का sp ऑर्बिटल था हायर एनर्जी वाला, ये नॉन बॉन्डिंग की फॉर्म में रह जाएगा। ऑक्सीजन का sp वाला जो था लोअर एनर्जी वाला, ये भी सिग्मा नॉन बॉन्डिंग। सिग्मा क्यों कहा? क्योंकि ये ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्म में रह जाएगा। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आई या फिर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से सुनना। अब बच्चे ये दो पाई जो आपस में मिले थे, ये 2px 2py बचा है, ये भी 2px 2py बचा है। क्या आपको 2px 2py नजर आ रहा है? तो जब ये 2px 2py कंबाइन करेंगे तो ध्यान से देखना, कितने कंबाइन कर रहे हैं? 2 2 4, तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये पाई 2px पाई 2py, एक ऊपर बना देते हैं पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। लिख दूं पाई 2px पाई 2py, एक लिख दूं पाई स्टार 2px, एक और लिख देती हूं पाई स्टार 2py। अब किस किस के दिमाग में एक बत्ती जलने लग गई कि मैम इनका काम हो गया, ये आपस में, मतलब इन दोनों का काम होके तभी तो पर्पल बने थे, इनका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इनका काम हो गया, इनका काम हो गया। मैम अब बचे हैं ये और बचे हैं ये, क्या ये सही है? हमारे पास 2 बचे हैं। अब अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हैं। आप ये समझ गए कि मैम अब इन दोनों को कंबाइन करना है, मगर हमारी बुक्स में क्या दे रखा होता है? ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये 2s कंबाइन कर रहा है और ये सिग्मा 2pz आपस में कंबाइन कर रहा है। ये 2s कंबाइन कर रहा है और कहां गया? ये सिग्मा 2pz आपस में कंबाइन कर रहा है। वो ये शो करते हैं कि चारों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। सिमिलरली ये 2pz कंबाइन कर रहा है, ये सिग्मा 2s कंबाइन कर रहा है, ये 2pz कंबाइन कर रहा है और ये 2s कंबाइन कर रहा है।
तो 2 नए ऑर्बिटल हमारे बनेंगे, 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, एक सबसे लो एनर्जी का जिसको सिग्मा 2pz कहेंगे, ठीक है, एक सबसे हाई एनर्जी का जिसको सिग्मा स्टार 2pz कहेंगे। तो जो ओवरऑल ऑर्डर की मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, ये सिग्मा, इसको अब 2pz कहने की बजाय, है ना, इसको 2pz कहने की बजाय, क्योंकि मुझे पता है ये खाली 2pz से नहीं बना, ये 2pz और 2s से मिलके बना है, तो मैं कह दूंगी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नजर आ रहा है? तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बाद सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई, इसको भी 2px 2py कहने की बजाय क्या मैं शॉर्ट में लिख दूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद बनेगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बाद पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। क्या ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की सारी कहानी समझ आई? क्या ये सारी कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी समझ आई? अगर यस तो बताइए, अगर नो तो भी बताइए। टेक योर टाइम, समझ आ गया तो बताइए, नहीं आया तो भी बताइए। ठीक है, डन है। ये पूरी कहानी होती है बच्चे फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन। पर्पल वाला कैसे आया, नहीं समझ आया, ये लास्ट बता दो, कुछ नहीं समझ आया। कहा था ना मैंने, डिडंट आई टेल यू कि भाई ये जो चीज करने वाले हैं ना, और आई थिंक उस दिन तुम मुझे क्या कह रहे थे, कोऑर्डिनेशन। मैंने देखा है ना, तो बच्चे ने ना एक कमेंट लिख रखा था कि मैम तो कह देती है कि मैं समझा दूंगी, बट फिर मैम ने कभी समझाया नहीं। ठीक है, मैंने मन में उस दिन सोचा, मैंने कहा यार जो बच्चा ट्रस्ट करेगा ना, जिस दिन मैं उसको दोबारा पढ़ाऊंगी ना, उसको फील आ जाएगी कि मैम ने जो प्रॉमिस किया था, है ना, शी स्टूड बाय इट। मैंने उस दिन, मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ा रही थी, बहुत सारे बच्चे चैट्स में हंगामा करने लग गए, क्यों नहीं बता रहे, क्यों रटवा रहे हो, एडवांस की क्लास में भी। एक बच्ची ने तो ये बोला, एडवांस की क्लास में भी रट्टा मारेंगे तो फिर एडवांस की क्लास का फायदा ही क्यों? मैंने कहा कि यार टीचर पे विश्वास रखो, टीचर कराएगी। उस दिन ये चीज नहीं करा सकती थी, क्योंकि उस टाइम हमने, देखो यहां तक आने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें पहले तुमको सिखाई कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इतना करने के बाद हम आज यहां तक पहुंचे, और ये भी फर्स्ट गो में तुमको समझ नहीं आया, है ना। तो उस दिन कोऑर्डिनेशन करते हुए अगर मैंने सीओ का डायग्राम बता दिया होता तो बताओ एकदम ऐसे सिट्टी बिट्टी गुल ना हो जाती कि चल क्या रहा है। तो इसीलिए कहा था समय दो, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। आई अंडरस्टूड कि बहुत सारे बच्चों को नहीं अंडरस्टैंड हुआ, कोई बात नहीं, सामने देखिए, दोबारा करेंगे, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक करेंगे। अभी तक हमारे पास प्रॉब्लम, ठीक है, अभी हाँ पूरा सर के ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, सामने देखिए, अभी दोबारा रिपीट करूंगी। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि मैम जब भी हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते थे, व्हेनेवर वी यूज्ड टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, वी यूज्ड टू से ऑक्सीजन का 1s और दूसरे ऑक्सीजन का 1s आमने सामने रहेगा। ये 2s आमने सामने रहेगा, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz आपस में आमने सामने रहेगा। क्या आपने ये भी पढ़ रखा है कि जब भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करने चाहिए, दे शुड बी या तो एग्जैक्टली सेम एनर्जी के या लगभग सिमिलर एनर्जी के। दिस वाज वन ऑफ द पोस्टुलेट जो हम एमओटी में पढ़कर आए थे कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी और मे बी डिफरेंट एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, कंबाइन विद ईच अदर, दे फॉर्म टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर ऑफ डिफरेंट एनर्जी। ये बात सब बच्चों ने पढ़ी थी, व्हिच वाज जस्ट अ पोस्टुलेट जो हमने एमओटी के केस में पढ़ा था। अब जब मैं सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखा रही हूं, तो प्रॉब्लम ये हुई कि मैम कार्बन की जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन के एनर्जी के ऑर्बिट, मतलब ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी से टोटली अलग है। देखो मैं सेम चीज दोबारा सिखाने की कोशिश कर रही हूं, बट धीमी गति से, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए, सो दैट आपको याद रख ले। ये याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर कल जेईई एडवांस के पेपर में सवाल पूछा गया कि बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो भैया अगर तुमने ये चीजें याद नहीं रख रखी होंगी, नहीं पढ़ रखा होगा, तो तुम घंटा आंसर नहीं कर सकते हो, समझ गए। अगर आंसर करना है तो उसके पीछे सीओ की पूरी कहानी तुमको आनी चाहिए। ये है एडवांस का सवाल जो गंदे, मतलब एकदम तगड़े लेवल का बनेगा। सामने देखो, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वो ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से थोड़ी दूर दूर हैं। मान लो मैंने कहा मैम कार्बन का 2s यहां है,
मैंने कहा मैम मान लो कार्बन का 2p यहाँ है, 2px 2py 2pz। अगर मैंने कार्बन की बात करी तो मैं कहूंगी ऑक्सीजन का 2s थोड़ा नीचे होगा, ऑक्सीजन का 2p भी थोड़ा नीचे होगा। अब इनकी एनर्जी अलग है, इनकी एनर्जी अलग है। अच्छा मैं ये भी जानती हूं कि मैम जो s वाले होते हैं इन दोनों की एनर्जी कम है, तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि भैया या तो कंपेरेबल एनर्जी के बन जाए, है ना भाई, मिक्सिंग ही तो करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मिक्स करो तो कुछ ऐसी बननी चाहिए, है ना, जिनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबलाइज हो जाए। तो मैंने कहा मैम एक क्लैरिटी तो ये है कि ये जो 2s वाला होता है ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता है, इवन ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता है। जो 2pz है ये सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता है, इवन इसका भी 2pz सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता है। पहले आपने क्या कर दिया था, ये इससे कंबाइन किया, ये इससे कंबाइन किया। अभी भी मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी भी बहुत सारी बुक्स में आपको यही देखने को मिलेगा, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। बट जब हम लिखते हैं ना ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जन्म हो जाता है। तो बच्चा सोचता है ये क्या मतलब है, आज तक तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पढ़ा था, आज नॉन बॉन्डिंग कैसे आ गया। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें सिखा रही हूं कि ऐसा नहीं है ये इसके साथ डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है, ये इसके साथ डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे नोट्स में ये देखने को मिलेगा, ये दोनों कंबाइन करें, ये दोनों कंबाइन करें। जब वो कंबाइन करेंगे ना अपने आप लिख देंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बच गया। वो कहां से आया वो क्लैरिटी नहीं होती, इसीलिए हम एक डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं। हमने कहा मैम ये 2s जो है ये 2pz थोड़ी देर पहले पढ़ के नहीं आए थे। अरे 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 बच्चा पार्टी ध्यान से, क्या थोड़ी देर पहले कहां गई हमारी क्लास बॉन्ड ऑर्डर वाली, क्या आपको ये सिखाया था कि बच्चों ने कह रखा है मैम sp मिक्सिंग होती है। sp मिक्सिंग किसकी कराई थी, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz की, यही तो कराया था भैया, अभी 15 मिनट पहले कराया है। जो तुमने sp मिक्सिंग जो रट्टा मार रखा है मेंस के लिए, वो एक्चुअली sp नहीं था, वो सिग्मा 2s सिग्मा 2pz के साथ मिक्स कर रहा था, सिग्मा स्टार के साथ मिक्स कर रहा था। तुमने इसमें कंफर्टेबल के लिए हाँ कहा था, हाँ अभी भी तो मैं यही लिख रही हूं, मैं यही तो लिख रही हूं कि ध्यान से देखना कि इसका 2s इसके 2pz के साथ मिक्स होगा, इसका 2s इसके 2pz के साथ मिक्स होगा। एक चमका, अभी चमका मोमेंट आया कि हाँ जो पिछले केस में पढ़ा था इसमें कुछ नया नहीं हुआ, बस पिछले केस में हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सारे सेम एनर्जी के थे, है ना, इसका 1s इसका 1s इसका 2s इसका 2s इसका 2pz इसका 2pz, तो सब कुछ सेम लगता था, तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या हुआ, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, एक s, ध्यान से देखो, एक s और एक p, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब ये कंबाइन होंगे तो आपको नजर आ रहा है 2 sp ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या ये बात सबको नजर आई, 2 sp बनेंगी। अब यहां पर हुआ ये कि दोनों sp अलग अलग एनर्जी की बन गई, ठीक है ना, ये दोनों sp अलग अलग एनर्जी की बन गई। चलो ब्लू से लगा देते हैं। मैंने कहा एक यहां बना दो थोड़ी सी लो एनर्जी की, एक यहां बना दो थोड़ी सी हाई एनर्जी की। अभी क्लैरिटी हुई, ठीक है। सिमिलरली ये s और ये p आपस में कंबाइन करेंगे, 2 sp बनेगा, एक ये बना देना, एक ये बना देना। इतनी बात चमकी, इतना चमका, जल्दी से बताओ। बल्ब की थोड़ी सी वो इस बार इंटेंसिटी कम लग रही है थोड़ी मुझे, बट धीरे धीरे बल्ब को पूरा चमकाएंगे हम। इतना चमका, मैंने कहा मैम बात तो ठीक करी। अब मैंने कहा मैम एक बात बताओ, है ना, मैं तुम्हें यही चीज सिखा रही हूं। मैंने कहा ये जो कार्बन का ऊपर वाला है ना sp, बच्चे ये एज सच रह जाएगा, ठीक है। ये किसी के साथ, देखो इसकी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं कर रही होगी, इसकी एनर्जी, मैंने कहा था ना आपस में सिमिलर एनर्जी वाले ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, इसकी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं खाती, तो ये एज सच पड़ा रहता है। दिस विल बी लेफ्ट एज सच एज सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, किसी के साथ मैच नहीं खाएगा, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनके पड़ा रहेगा। यही सिखाया, किसी के साथ मैच नहीं खाएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनके पड़ा रहेगा। सिमिलरली जो ऑक्सीजन का नीचे वाला sp है बच्चे, इसकी एनर्जी भी किसी के साथ मैच नहीं कर रही। अगर इसकी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं कर रही तो ये भी एज सच सिग्मा नॉन बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह पड़ा रहेगा। अब क्या दिमाग में चमका कि क्यों नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि उसके साथ मैच करने वाला कोई एग्जैक्टली था ही नहीं। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे क्लैरिटी मिल गई, तो मैं टिक कर दूं जिस पे क्लैरिटी मिल गई, ये क्लैरिटी मिल गई है, ये क्लैरिटी मिल गई है। अब मैम आपने कहा था ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे,
तो जब भी पाई पाई बॉन्ड बनाने वाली कोशिश आती है तो हम कहते हैं मैम देखो ये 2 है ना, आप ऐसे लिखना चाहो तो भी ठीक है, आप ऐसे लिखना चाहो तो भी ठीक है, तो ये बनाएगा मैम पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब 4 बने हैं तो 2 ये हो गए, एक और बना दे यहां पर ये। अब बुक्स में आपको ये 4 लाइनें नहीं दिखती है, अगर मैं बुकिश बात करूं तो वो जनरली ऐसे ही लिख कर दे देता है, बुकिश बात करूं तो ऐसे ही लिख कर दे देगा, फिर घबराना मत 4 लाइनें क्यों नहीं आई, समझने की बात है बस। पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या इन पे भी 2 टिक मार दूं कि मैम ये भी क्लियर हो गया, 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 ठीक है? क्या ये कहानी सब बच्चों को अच्छे से समझ आई? अब चमक रहा है। अब देखो ऑथेंटिकली क्या होना चाहिए था, ऑथेंटिकली क्या होना चाहिए था कि ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, ये 2 बने, है ना, ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, ये 2 बने, यही सीखा ना। अब मैम ये तो बचा रह गया, ये भी बचा रह गया, तो ऑथेंटिकली मुझे इसको और इसको, जो कि देख लो लगभग सिमिलर एनर्जी के आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइन कराना चाहिए था। सही बात है, जिनको नहीं समझ आया वापस चमकाने की कोशिश करो। ऑथेंटिकली क्या होना चाहिए था मैम, ये येलो वाला और ये येलो वाला तो हमने कंबाइन करके 2 ब्लू बना लिए थे, तो इनका अस्तित्व तो चला गया ना। मैम ये ग्रीन वाला कंबाइन करके 2 ब्लू बना लिए, तो इन दोनों का अस्तित्व चला गया। अब 2 ब्लू में से इसका नीचे वाले का हमने यूज कर लिया एज नॉन बॉन्डिंग, इसके ऊपर वाले का यूज कर लिया एज नॉन बॉन्डिंग, तो इन दोनों की कहानी खत्म। अब मैम बचा क्या, ये ब्लू वाला लगभग सिमिलर एनर्जी के हैं, आपको कहना चाहिए दे शुड कंबाइन विद ईच अदर, 2 नए बॉन्ड्स बनेंगे, यही कहना चाहिए ना। होता तो यही है, होता यही है, जो आपके दिमाग में चमका वही होता है। मगर प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात ना करूं, ठीक है ना, ये मैं जरा हटा देती हूं जो मैंने कबाड़ा किया है, मैं बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं करती। बुक वाला पता है अभी भी ये मानता है कि हम ना ऐसे शो करेंगे, ध्यान से देखो, वो कहता है मैं मानता हूं कि ये जो ब्लू है वो आया तो 2s और 2pz से है, वो कहता है मैं मानता हूं, आई अग्री, ये जो ब्लू है वो आया तो इस हरे और इस हरे से है, मगर हम इस 2 ब्लू को मिलाने की बजाय हम क्या शो करना चाहते हैं, हम ऐसे शो करते हैं कि ये 2s ये 2pz, ये 2s ये 2pz कंबाइन करेंगे तो एक बनाएंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नहीं तो बच्चा कंफ्यूज होएगा ना, बच्चे को लगेगा मैम जब आपने 2 और 2 4 कंबाइन करे हैं तो 4 बनाने चाहिए, हमने 4 ही बनाए हैं, 1 2 3 और एक जो 4th में और बनाऊंगी, बनाए वही हैं, बस मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि आया कैसे। अब जो बच्चे रटते हैं उनको ये कोई कहानी नहीं पता होती, उनको बस ये अंदर वाली वैल्यूज रटी होती है। तो जो बना सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी सबसे कम। अब जब ये 4 ऊपर की ओर कंबाइन होंगे, 1 2 3 और एक कहां गया अपना 4th, ये जो बना वो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मुझे बताओ चमका या नहीं चमका। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था यार, मैं बहुत सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रही हूं, ठीक है, तो आई नो कि जब इस तरीके के टॉपिक्स हम बच्चों को चमकाने की कोशिश करते हैं, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। चमक सबको चमक, पहली बात तो चमकता ही नहीं है बच्चों को, ठीक है, 2 2 3 3 बार एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं चमकता, चलो मैंने चमकाने की कोशिश करी। अब दूसरी बात ये कि चमकने के बाद बच्चा भूल जाता है ना, बत्ती गुल, बच्चा भूल जाता है, पावर कट, नहीं पता चलता क्या चल रहा है। तो ये जो चमका है ना चीज, इसको पेपर में याद भी रखना है, कहीं पता चले चमक तो गया था पेपर तक भूल गए, फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो वही बच्चा अच्छा जिसको चमका ही नहीं, जिसने पहले गिव अप, मेरे को नहीं करना मैम, चिल मारो यार, क्यों सिखा रहे हो, वो बच्चा ज्यादा अच्छा, ना उसने अपना दिमाग यूज किया ना एनर्जी यूज करी। तो जिन जिनको चमका, इसको ऐसे चमकाना कि परमानेंट हो जाए, मार्कर की तरह परमानेंट हो जाना चाहिए, इरेज करने से इरेज होना नहीं चाहिए। समझ आ गया सबको? चम चम चमका, ये हुई ना बात, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है मैम चम चम चमका, डन। 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, हाँ, बस 1 सेकंड रुक जाओ।
ठीक है, चम चम चमका, ओके बढ़िया, ठीक है ना, ओके। हाँ बच्चे, हम ऐसे तो बड़े सारे हैं, मैं CN का सिखाने बैठूं, ठीक है ना, फिर सुनो सुनो, ऐसे तो मैं आपको CN का सिखाने बैठूं, CO का सिखाया, HF का सिखाया, तो हमारे पास बहुत सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं जिनके हम सीख सकते हैं। मगर आप ये देखो ना कि एक CO, मात्र CO को समझने में इतनी, मतलब मेरे को याद है 11:20 पे मैंने स्टार्ट किया था ये समझाना, 11:11:47 हो गया, सिर्फ एक ही समझाया CO, ठीक है, 11:20 पे स्टार्ट किया था, 11:47 हो गई, सिर्फ एक ही चीज समझ आई है CO। अगर मैं ऐसे CN का, ठीक है ना, या फिर मैंने HF का समझाना शुरू किया तो फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो अपने एडवांस के सिलेबस में CO बहुत डिटेल में करना है, जो कि मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। क्या ये बात चमचम वंस अगेन चमकी सबको? डन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम CO के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी, आई होप वो सारी चीजें सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई हैं। अब एक बात बताऊं, अभी आप सोच रहे थे ना, अरे मैम यार ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनकी फील नहीं आई। तो सामने देखिए, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड बचपन में बनाया था कोऑर्डिनेशन के दौरान, ऐसे बनाते हैं। ये वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो गए, इनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। ये वो हैं जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए, ये कार्बन और ऑक्सीजन के वो हैं जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए। क्या नजर आ रहा है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन वाले, ये कार्बन वाले, ये ऑक्सीजन वाले, ये कार्बन वाले, ये ऑक्सीजन वाले, ये क्या हैं? दीज आर नथिंग बट नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। चमका, जो CO बचपन में ऐसे लिखा था, ये वही है ना। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। सो दिस इज द लोन पेयर विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग एंड हेंस वी हैड रिटन इट एज सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो प्लीज पूछो। डन। डन। अब एक बात बताओ, सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी चीज है। एक बात बताओ, मैंने कहानी शुरू करी 2s से, है ना, 2s, तो ऑब्वियसली कार्बन का 1s भी होगा, इस कार्बन का भी 1s होगा, सही है? आई मीन इस कार्बन का 1s होगा, इस कार्बन का, इस ऑक्सीजन का 1s होगा। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में है। ऑक्सीजन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में, सही बात है। जब ये दो, अब ये इनर वाले हैं तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि सिग्मा 1s सिग्मा 1s आपस में कैसे कंबाइन कर रहा है, क्योंकि ये लोअर वाले हैं, मुझे तो आउटर वालों से मतलब है ना। तो देखो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, तो मैं 2 नए ऑर्बिटल बना देती हूँ, ठीक है ना, इनको अलग अलग लिख लेना। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सामने देखना, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 और 6 कितना होता है? 8 और 6 14, 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या आप बच्चों को समझ आ गया होमो क्या है? जल्दी से, होमो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का होमो बोलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होमो बोलिए जल्दी से। कार्बन मोनोऑक्साइड का होमो क्या है? क्या सब बच्चों को दिमाग में चमका कि मैम जो कार्बन मोनोऑक्साइड का होमो है दैट इज सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये कार्बन का नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या ये चमका या नहीं चमका? कार्बन का नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ध्यान से देखो, एनर्जी काफी ज्यादा साइड वाली है, सो जनरली ये एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, देख लो, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो है तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बट विच इज हैविंग स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ऑल्सो, विच इज हैविंग स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ऑल्सो। एंड आई थिंक यही वो चीज थी जिसको मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रटने को कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो क्या कहते हैं होमो है दैट इज सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विच इज हैविंग स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। तो उस एक लाइन के पीछे आज हमारा आधा घंटा लगा है। आई होप नाउ इट इज वर्थ इट, समझे? ठीक है, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, वेरी गुड वेरी गुड, डन। आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, हैप्पी। चलिए, सो फाइनली
हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी से रिलेटेड हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैं आपको चमकाने में शायद कामयाब हो चुकी हूं। अगर अभी भी मेरी बात सुनो, अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी फील नहीं आई कि मैम नहीं चमका, हमने बहुत कोशिश करी नहीं चमका, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, मेरी बात सुनना। सबसे पहले इसी लेक्चर को एक बार दोबारा 1.5x पे नहीं, 1.2x पे नहीं, ये जितना पोर्शन है जहां से मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर CO एक्सप्लेन करना शुरू किया था, इसको बेशक 1x पे दोबारा देखना, इसको 1x पे दोबारा देखना, ठीक है। अगर और अच्छा डिटेल में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, मतलब इफ यू हैव अंडरस्टूड बट स्टिल यू वांट मोर डिटेल्स, 2 बुक्स के नाम ले रही हूं। एक है हुई किटर विच इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर इनऑर्गेनिक, एक है J.D. Lee विच इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक्स। तो ये जो है हुई किटर में बहुत अच्छे से दे रखा है, जस्ट यू कैन गो थ्रू हुई किटर, जहां पर CO एक्सप्लेन कर रखा है, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। जितना भी मैंने यहां से बोला है वहां सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है। बस यही है कि अभी बुक्स अरेंज करना, पूरी बुक्स पढ़ना इतना टाइम नहीं है, इसीलिए जितना मैं आपको सिखा रही हूँ दैट इज मोर देन एनफ। बट अगर फिर भी किसी को अभी भी नहीं समझ आया, भाई मैम नहीं कॉन्फिडेंस आया, तो एक बार हुई किटर से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलिए, सो यहां तक कि हमने सारी कहानी कंप्लीट कर ली है। नाउ बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग के वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जिनसे सवाल अभी प्योरली, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, प्योर केमिकल बॉन्डिंग। अब मैं ना कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको कराने वाली हूं, ठीक है, जैसे सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स हो गए, सॉल्युबिलिटी की एक्सेप्शंस हो गई, फिर फजान्स रूल हो गए, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर, ल्यूइस बेसिक नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम कराते तो केमिकल बॉन्डिंग में है, मगर अब से मेरा ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैम आप ब्लॉक केमिस्ट्री में दोबारा ये सारी चीजें कराना, फिर नहीं कराऊंगी। इनका ओरिजिन जो है केमिकल बॉन्डिंग से होता है, बट इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ब्लॉक केमिस्ट्री में होती है। सो वेलकम टू ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री में रिएक्शंस नहीं करा रही, रिएक्शंस ब्लॉक केमिस्ट्री के दौरान ही कराऊंगी। अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग की वो सच्चाइयां आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ जो ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है। ध्यान से सुनिए, मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मतलब जैसे NaCl, मतलब इसके अंदर कुछ लैटिस एनर्जी होगी। लैटिस एनर्जी मतलब आई नीड टू गिव सम एनर्जी, आई रिक्वायर सम एनर्जी टू ब्रेक द लैटिस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, राइट। लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं चाहती हूं कि मैं आयनिक कंपाउंड को पानी में डालूं, तो ये Na+ बहुत सारे पानी से सराउंड हो जाएगा, Cl- बहुत सारे पानी से सराउंड होगा। तो जब एक Na+ को इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आकर के सराउंड करेंगे, जब जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, जब जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली जब Cl- को बहुत सारे पानी आकर के सराउंड करेंगे, जब जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, जब जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हमने एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला, इट विल रिलीज एनर्जी विच इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। अग्रीड। अगर मैं चाहती हूं कि मेरा कोई कंपाउंड पानी में सॉल्यूबल हो, फॉर अ कंपाउंड टू बी वाटर सॉल्यूबल, डोंट यू थिंक कि मैम रिलीज्ड एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी? क्या ये बात सब जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी कंपाउंड पानी में सॉल्यूबल होगा? क्या ये बात सब जानते हैं? अब बेसिकली मैं आपको सिखाना चाहती हूं फॉर S ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान से सुनना, मैं S ब्लॉक एलिमेंट्स की कहानी आपको बताना चाहती हूं। ये JEE एडवांस के क्वेश्चंस हैं कि बताइए हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ेगी या कम होगी, NaOH और KOH में से ज्यादा सॉल्यूबल कौन है, BeOH ट्वाइस और लेट अस से BaOH ट्वाइस में से ज्यादा सॉल्यूबल कौन है। ऐसे क्वेश्चन आपने ब्लॉक केमिस्ट्री में जरूर देखे होंगे। सुनिए बच्चे, चाहे मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं या मैं ग्रुप नंबर 2 की बात करूं, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। As you go down the group, the solubility decreases. The solubility decreases as you go down the group. ये जनरल केस है, दिस इज नॉट वैलिड एवरी टाइम, ये जनरल केस है। अब एक बात बताओ, क्या ये आपके लिए आसान है ये पता करना कि मैम
मतलब हमको कैसे पता चलेगा किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है या किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है? भाई अगर ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन होता, तुमको लैटिस एनर्जी की वैल्यू दी होती, तुमको हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू दी होती, तो तुम्हारा ऐसे चुटकियों का खेल था कि अगर लैटिस इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन कह दो इनसॉल्यूबल है, हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन लैटिस कह दो सॉल्यूबल है। भैया अब तो क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव तो रहा ही नहीं, क्वेश्चन बन गया क्वालिटेटिव। कल को कितने डेटा, हमको कैसे पता कि किसकी लैटिस किसकी हाइड्रेशन ज्यादा है? तो हम एक छोटी सी ट्रिक है ना, जो मैंने खुद अपने टीचर से सीखी है, मैं आपको सिखाने वाली हूं, आगे ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि बच्चे अगर मेरे पास ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स है, हम केवल 2 ही की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, मेरे टीचर ने जैसे सिखाया मैं उसमें थोड़े से चेंजेस करके तुमको सिखा देती हूँ, है ना। टीचिंग यही तो है कि जो मैंने अपने टीचर से सीखा, जो उन्होंने अपने टीचर से सीखा, उन्होंने थोड़ा सा और आसान बना के अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, उन्होंने आसान बना के अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, तो मैं आसान बना के तुम्हें सिखाऊंगी। कल को तुम में से कोई टीचर बनेगा तो डेफिनेटली ये ट्रिक्स तुमको याद रहेंगी, तुम इनमें थोड़े से चेंजेस करके आसान बना के आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखाओगे, है ना। टीचिंग यही है। सुनिए, कुछ ट्रिक्स हम खुद भी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि, है ना, हर ट्रिक हम टीचर से सीखते हैं। कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है जो हमें पढ़ाने के साथ साथ अनुभव हो जाता है, उसके बाद वी टीच यू द ट्रिक्स, राइट। सुनिए, एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक है, इसका मैंने नाम रख रखा है ना, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कॉन्सेप्ट समझिएगा। रक्षाबंधन कॉन्सेप्ट क्या होता है? 2 लड़कियां थी, एक लड़की का नाम ग्रुप 1, एक लड़की का नाम ग्रुप 2। ग्रुप 1 वाली लड़की कहती कि मैम देखो मेरे तो 7 भाई हैं, मैं रक्षाबंधन पे 7 भाइयों को राखी बांधती हूँ। मैंने कहा कौन कौन से हैं? कहती मैम फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट, HCO3 HCO3-, सल्फेट SO4-, सल्फाइड SO3-। ठीक है। कहती मैम देखो मेरे तो 7 भाई हैं, कौन कौन से? फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। मैं 7 भाइयों को राखी बांधती हूँ। तो दूसरी वाली कहती कि यार मेरे तो, है ना, केवल 4 ही भाई हैं। तो इनसे जब हमने बात करी तो पता चला कि जो पहले वाले 3 भाई हैं ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। इसका भी भाई फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, मगर जो इसके बाकी के बचे हुए भाई थे ना, इन सबसे स्ट्रॉन्ग एक भाई आ गया जिसका नाम था ऑक्सलेट। ऑक्स से ही तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा कितना स्ट्रॉन्ग है इसका भाई ऑक्सलेट। तो वो ये कहता है कि वैसे तो जो हमारी सॉल्यूबिलिटी होती है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कह रहे वैसे तो सॉल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, मगर ग्रुप नंबर 1 के लिए जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ग्रुप नंबर 2 के लिए जिनको मैंने ऊपर लिखा है, इनकी सॉल्यूबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, इनकी सॉल्यूबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया? हाँ जी, बाउंस बैक में भी सिखाया था रक्षाबंधन कॉन्सेप्ट ओपी, समझ आ गया सबको? इनकी सॉल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? अब ऐसा है, देखो, है ना, ऐसा है, मैं तुमको सीधी सी बात बता देती हूँ, ये ट्रिक का ओरिजिन कैसे हुआ हमारे मेरी बात पूरी सुन लो। ये ट्रिक कहाँ से आई? ठीक है, ऐसी बुक्स में भी नहीं मिलती है, तो ये कैसे आई, ये ट्रिक्स बनाई कैसे जाती है, ये भी सुनो। आपके ना एडवांस के सिलेबस में मेंशन है, यू हैव टू स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप नंबर 1, उनके फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ऑक्सलेट्स, ये स्टडी करने। अब वो कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो यही क्वेश्चन पूछेगा NaF, KF, CSF, LiF, इन सबकी सॉल्युबिलिटी बताओ, Na2O, K2O, Li2O, इन सबकी सॉल्युबिलिटी बताओ। तो आप हमारे पास बुक्स में, जैसे कि मैंने अभी हुई किटर का नाम लिया, जेडी ली का नाम लिया, ये बुक्स ऐसी हैं जिनके अंदर डेटा गिवन है, मगर डेटा गिवन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ऑक्साइड्स का डेटा, सल्फेट्स का डेटा, सल्फाइड्स का डेटा। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि बुक पढ़ लो, है ना, बहुत बच्चे कहते हैं अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के हमारा सिलेक्शन होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बुक्स पढ़ के सिलेक्शन होता है, बुक्स में से ही सारी चीजें लेते हैं हम टीचर्स, बुक्स पढ़ पढ़ के ही तुम्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, है ना।
प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा जब टेबल पढ़ता है तो उसको लगता है अरे ये वैल्यूज हैं, चल आगे बढ़ो, वैल्यूज थोड़ी ना रटते हैं। हम में से कई बच्चे तो टेबल ही नहीं देखते हैं कि टेबल से थोड़ी ना पूछेगा। आजकल की एडवांस या मेंस के ट्रेंड की बात करूं, वो टेबल से क्वेश्चन पूछता है। तो सारे डेटा लिखे गए, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी प्रॉपर्ली ली, फिर हमने ये देखा कि किस केस में लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है, हाइड्रेशन इंक्रीज करती है, कौन सा ज्यादा ओवर पावर इफेक्ट है। फाइनली ये कंक्लूजन आया। अब एज ए टीचर मेरी ड्यूटी है कि यार मैं इतना काम तुम्हारे पे सौंपूं, इससे अच्छा मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा ट्रिक सिखा दूं, एक कॉन्सेप्ट तुमको चमक जाए कि मैम ये रक्षाबंधन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अगर कभी भी ऑक्साइड का क्वेश्चन आता है तो मुझे पता है वैसे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मगर अगर मेरे को ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स के बारे में बात करनी है, ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स के बारे में बात करनी है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, ठीक है। तो ये सारी कहानी आ गई, सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स हो गए हैं, सॉल्युबिलिटी के एक्सेप्शंस, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो चुका है। डन है, क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा एक्सेप्शन मैं आपको बता देती हूं, ठीक है। अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं, अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो जो बेरिलियम के सॉल्ट्स होते हैं वो हाईली सॉल्यूबल होते हैं। बेरिलियम 2+ के जो सॉल्ट्स होंगे वो हाईली, कतई ज्यादा सॉल्यूबल होंगे। क्यों? क्योंकि बेरिलियम 2+ बहुत छोटा है, जब पानी आके बेरिलियम 2+ को सराउंड करेगा ना, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, एंड हेंस आप कह सकते हैं कि बेरिलियम 2+ के सॉल्ट्स मैक्सिमम सॉल्यूबल होंगे। तो कल को मैंने बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, मैंने कहा चलो बच्चों सॉल्युबिलिटी ट्रेंड चेक करो। आपने कहना मैम फ्लोराइडो क्लोराइडो ब्रोमाइडो हमको मतलब नहीं है, बेरिलियम दिख गया तो चुपचाप बोल देना इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। क्या ये बात ठीक है? जैसे ही बेरिलियम दिख गया सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होगी। डन है? डन? चलिए, तो यहां तक की, ठीक है, यहां तक की कहानी जो है आई थिंक सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। हो सकता है आपके मन में ये थोड़ा सा भाव आ रहा हो कि मैम ये तो गलत बात है, आप क्वेश्चन नहीं करा रहे, मैम वेरी बैड, मैम वेरी बैड। इसका भी आंसर मैं दे देती हूँ। मैं वापस बता रही हूँ, ये चीजें केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है। दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ ब्लॉक केमिस्ट्री। जब हम P ब्लॉक एलिमेंट करेंगे, जब हम S ब्लॉक एलिमेंट करेंगे, तब आपको ये चीजें फायदेमंद लगेंगी। मगर क्योंकि जब मैं ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी देन देयर विल बी सो मच टू रिमेंबर, इससे बेटर है कि उनके जो क्या कहते हैं बीज आज बो देते हैं, है ना, उनके जो सीड्स हैं आज हम वो बो देते हैं। धीरे धीरे जब हम आगे ब्लॉक केमिस्ट्री में चलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव बच्चे अनदर रूल जिसको हम फजान्स रूल के नाम से जानते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि मैम कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उस आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होता जरूर है। नो कंपाउंड इज परफेक्टली आयनिक, इट मस्ट बी हैविंग सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो। अब कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? आयनिक का मतलब होता है ये कैटायन, ये एनायन। इसका स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों एक दूसरे के साथ कोई फालतू की इंटरैक्शन नहीं शो कर रहे। इसका स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल मेंटेन्ड है, दिस इज आयनिक। मगर होता क्या है, ध्यान से समझना, ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये ओवरऑल नेगेटिव है, ये ओवरऑल पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के न्यूक्लियस से रिपेल करेगा, कैटायन के इलेक्ट्रॉन एनायन के इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेंगे, मगर एट द सेम टाइम कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स खींचेगा, एनायन का न्यूक्लियस भी कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स खींचेगा। मगर
क्योंकि कैटायन का न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स खींचेगा, यानी कि एनायन का जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो अब सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। और जैसे ही डायरेक्शनल कैरेक्टर आया, यही तो बचपन में पढ़ रखा था कि आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल होते थे। जैसे ही तुमने कल को डायरेक्शनल DIRECTION, जैसे ही तुमने कल को डायरेक्शनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, आपके आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर नजर आ जाएगा। तो फजान भैया, फजान बाबा, है ना, ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि कोवेलेंट, मतलब अगर आप चाहते हो कि आयनिक बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कम, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होए, तो पहले तो हम कैटायन की बात करेंगे और फिर हम एनायन की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट कैटायन, विल टॉक अबाउट एनायन। कैटायन क्या कहता है? फजान्स रूल कहता है कि आपका जो कैटायन है वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि कैटायन अगर छोटा होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत अच्छे से खींचेगा। फजान रूल ये भी कहता है कि कैटायन पे जो चार्ज है, द चार्ज ऑन कैटायन शुड बी मोर। अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अच्छे से खींचेगा। फजान रूल ये कहता है कि एनायन जो है वो लार्ज साइज का होना चाहिए, द साइज शुड बी बिगर। अगर साइज बिगर होगा तभी उसको डिस्टॉर्ट करना आसान होगा। और वो ये कहता है एनायन पे जो चार्ज होगा वो भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कैटायन से इंटरैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, और जो आयनिक बॉन्ड था वो कोवेलेंट में कन्वर्ट होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये भी हमने बेसिक्स बचपन में पढ़े हैं, मगर अगर एडवांस का क्वेश्चन आया वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जिन वर्ड्स पे मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इससे रिपेल करेगा, ये जो छोटी छोटी चीजों को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये एडवांस के आराम से क्वेश्चंस का फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो अब हम दो वर्ड्स डिफाइन करते हैं, एक होती है पोलराइजेबिलिटी, एक होती है पोलराइजिंग पावर। बच्चे, पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरगो पोलराइजेशन, पोलराइज होने की क्षमता, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है दूसरे को पोलराइज करना, है ना, द टेंडेंसी टू पोलराइज अदर्स। तो अगर मैं एनायन की बात करूं तो हम डिफाइन करते हैं पोलराइजेबिलिटी, अगर मैं कैटायन की बात करूं तो हम डिफाइन करते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बच्चे बात करती हूं पोलराइजेबिलिटी ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, मैं बात करती हूं पोलराइजेबिलिटी की। पोलराइजेबिलिटी मतलब मैं एक एनायन हूं और मैं चाहती हूं कि कोई आके मुझे पोलराइज करे, है ना। टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू अंडरगो पोलराइजेशन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये चमकना चाहिए तुमको। कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सारी चीजें दे रखी होंगी, कैटायन सेम होगा, मतलब एनायन के बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा ज्यादा पोलराइजेबल है या नहीं है। तो एक चीज मैं आपको बताती हूं, है ना, पसो, प आधा सो, पसो, ध्यान से समझना, ठीक है, पसो आई भिंडी, आई भिंडी, है ना, कल फिर, आई भिंडी कल फिर। पस्सो, मान लो एक घर में बहू रानी थी, उसका नाम था पस्सो, तो हमने कहा पस्सो आई भिंडी कल फिर। तो ध्यान से सुनिएगा, फॉस्फाइड P3 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, इन सब की P3 माइनस की पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आई भिंडी कल फिर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। पस्सो आई भिंडी कल फिर।
अगर मान लो आपके पास है Na3P, Na2S, Na2O, NaI, NaBr, NaCl, NaF, और अगर आपसे पूछा जाए बताओ इन सब में से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा, तो जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर कम, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चैट में स्पैम कर देना, पस्सो आई भिंडी कल फिर। पस्सो किसी बहुरानी का नाम था। पस्सो आई भिंडी कल फिर, पस्सो आई भिंडी कल फिर। क्या ये सबको अच्छे से समझ आ गया? किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। डन। पस्सो आई भिंडी कल फिर। चमका, पस्सो आई भिंडी कल फिर। डन। बिगर, हाँ ये भी कह सकते हैं कि मैम जितना एनाइन। अच्छा एक बात बताओ, अब आप कहोगे यहां तक ठीक है कि मैम जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, जो बिगर एनाइन है बढ़िया। अब कल को कोई कहे ठीक है कि बिगर एनाइन पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, डायरेक्टली याद होना चाहिए बिगर एनाइन पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, बिगर एनाइन पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। दीज आर द मोस्ट जनरल थिंग्स, इन्हीं से सवाल पूछा जाता है। तो पस्सो आई भिंडी कल फिर सुपर इंपॉर्टेंट है। पस्सो आई भिंडी कल फिर, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं पोलराइजिंग पावर की, इफ आई टॉक अबाउट पोलराइजिंग पावर, आपको यह पता होना चाहिए कि पोलराइजिंग पावर जो है वो किसी भी कैटायन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। कि भैया अगर किसी कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो सामने वाले को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकेगा, सामने वाले के जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अच्छे से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकेगा। क्या ये बात सबको अच्छे से चमकी कि पोलराइजिंग पावर इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या आपको यह समझ आ रहा है कि मान लो कल को मेरे से पूछ रखा है एक है Fe2+, एक है Fe3+, बताओ अब इसमें से है ना पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा, तो ऑब्वियसली Fe3+ की ज्यादा। क्यों? क्योंकि उस पर चार्ज ज्यादा है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? क्या ये बात सबको समझ आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। ये ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, मेरे पास कॉपर 2+ है और मेरे पास जिंक 2+ है। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत प्यारी सी चीज है। आपके पास कॉपर 2+ है, आपके पास जिंक 2+ है। आपसे पूछा जाए बताओ पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा। मैंने कहा मैम दोनों पे चार्ज सेम है। यहां पर तो चलो अपने चार्ज के बेसिस पे निकाल दिया, यहां पर आप कह रहे हो दोनों पे चार्ज सेम है। मैंने कहा मैम जिंक था 3d10 4s2 गया, तो जिंक 2+ क्या है D10 कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर क्या था? कॉपर था 3d10 4s1। कॉपर 2+ क्या हो जाएगा 3d9। आप जानते हो अगर कोई 3d10 कॉन्फ़िगरेशन का है, इसको हम स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानेंगे। भाई डी मतलब S भी पूरा फील्ड है, P भी पूरा फील्ड है, D भी पूरा फील्ड है ना। तो ये लिखेंगे ना 1s2 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर हमें लिखना होता है 4s2 3d10। 4s2 गायब हो गया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ऐसे लग रहा है कि 1s पूरा फील्ड है, 2s 2p पूरा फील्ड है, 3s 3p 3d पूरा फील्ड है, पूरी शेल फील्ड है। तो लग रही है इनर्ट गैस की तरह, मगर इनर्ट थोड़ी ना। इनर्ट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है p6। तो भैया ये समझ आ गया कि मैम इसका तो d10 है, ये और इलेक्ट्रॉन लेने के मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये फिर भी D9 है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Zn2+ के कंपैरिजन में ज्यादा। तो इसकी पोलराइजिंग पावर मतलब ये समझ आ गया कि Cu2+ यानी कि अगर D अनफिल्ड है D10 के कंपैरिजन में उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। कहा था ना तुम्हें इनऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा। पूरी की पूरी केमिस्ट्री है ना वो स्लो पॉइजन है। फर्स्ट गो में प्यार नहीं होता, हमें लगता है कि यार कितना वास्ट है, कितना पढ़ना पड़ेगा, मगर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं ना, जब चीजें कोरिलेट होती है तो अपने आप हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाते हैं। डन। अब आपको दो चीजें मुझे पढ़ानी है, ठीक है। दो तीन चीजें हैं जो जरूरी नहीं है हम इस वाले लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम ब्लॉक केमिस्ट्री के टुवर्ड्स प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे हम इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करते जाएंगे, ठीक है। मैं क्या सोच रही हूँ, कोवेलेंट और थर्मल स्टेबिलिटी आज कराती हूँ। बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, B2H6 इनके स्ट्रक्चर्स हम सीधा तब करेंगे जब हम वो करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स, सो दैट आपको कंपाउंड्स भी मैं एक साथ करा दूं, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं। मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे जज करना है। आप जानते हैं कि मैम कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग
पावर। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? या आप ये कह दो पोलराइजिंग पावर कह दो, है ना, रादर देन सेइंग पोलराइजिंग पावर। क्या मैं ये कह सकती हूं कि अगर किसके अंदर पोलराइजिंग पावर ज्यादा या किसी एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो हम सिंपल से बोल देंगे कि मैम कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। क्या ये बात सही है? फॉर एग्जाम्पल कल को कोई ये कहे, ठीक है, कल को ये कोई ये कहे कि आप मुझे बताइए, ग्रुप नंबर 1 के ले लेते हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ली ना की रूबी कैसल से फरार। आपको कोई क्या बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा? तो मैं कहूंगी मैम एनायन तो सेम है, जिसका कैटायन छोटा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। नीचे जाते हुए कोवेलेंट कैरेक्टर धीरे धीरे कम हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? दिस इज क्लियर, डन। अब हम एक और छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात करेंगे, एक और छोटी सी प्यारी सी बात करेंगे। एग्जाम्पल्स की चिंता मत करें, जैसे हम ब्लॉक केमिस्ट्री में आएंगे आई विल कंप्लीट सो मेनी एग्जाम्पल्स, तब मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर दोगे। आज हम इस सिचुएशन में हैं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं, है ना, एंड यू आर विलिंग टू डू क्वेश्चंस। जिस दिन ब्लॉक केमिस्ट्री होएगा पासा पलट जाएगा, मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगी, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो आज हम सीख रहे हैं ये ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आएंगी। वंस अगेन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मैं कितना हीट करूं तब भी कंपाउंड ना टूटे। जैसे पता है कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैं खुद अपने बचपन की बात करती हूँ, ठीक है, बचपन क्या थोड़े पुराने टाइम में आ जाओ, तो मेरे को कोई ना ऐसे जरा सा ऐसे तीली लगाता था ना, मेरे को आग लग जाती थी। समझ रहे हो कि किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं तुम्हें तो ये नहीं आता, नहीं नहीं तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, ना ना तुम ये नहीं कर पाओगे, औखा हो जाता था अंदर से, बहुत गुस्सा आ जाता था। कोई जरा सा मतलब इंस्टिगेट करता था, आप एकदम आग बबूला हो जाओ, ठीक है, मतलब तुम्हारी थर्मल स्टेबिलिटी कतई कम है कि हमने तुम्हें थोड़ा सा जलाने की कोशिश करी, तुम तो महा जल के राख हो गए। ये वन सिचुएशन। धीरे धीरे जब आप मैच्योर होते हो तो आपको पता चलता है दुनिया कुछ भी कहे तुम्हें उससे मतलब नहीं, तुम्हें वो करना है जो सही होता है ना। धीरे धीरे हम ये चीज समझते जाते हैं। अब हमको जरा फर्क नहीं पड़ता, है ना, अब हम बन चुके हैं पत्थर। कोई आके कहे कि तुमको ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम ऐसे तुम वैसे, हम कहते हैं भैया फर्क ही नहीं पड़ता यार, कौन सा तुम्हारे लिए जी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के बहुत सारे लोग होते हैं एकदम चिल टाइप्स के कि हमको फर्क नहीं पड़ता, तुमने जो सोचना सोचो, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है कि दुनिया आके आग लगाने की कोशिश करे, तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम मेल्ट ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो कम हीट पे भी मतलब खत्म हो जाए, है ना, टूट जाए, डीकंपोज हो जाए, ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। ऐसा कंपाउंड जिनको तुम हीट करते जा रहे हो उसको फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब उस कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आई या नहीं आई? पहले तो ये बताओ क्या ये बात सबको समझ आई? अब जनरली हमारे से थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, वही कहानी, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ऑक्सलेट, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि यही हमारे कंपाउंड सिलेबस में आपने देख रखा है ना, हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड। तो जनरली आपसे थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आयनिक कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड के। अब देखो मैंने सिचुएशन को कैसे क्लियर कर दिया तुम्हारे सामने। आयनिक कंपाउंड के सवाल पूछे जाएंगे, या तो वो ग्रुप नंबर 1 के पूछे जाएंगे या ग्रुप नंबर 2 के। तो कैटायन तो हैंडल करना इजी है, Na+, Li+, Ka+, है ना, Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, कैटायन तो हैंडल कर लोगे। अगर मैं एनायन की बात करूं तो देख रहे हो ये दो केसेस हैं, ये मोनो एटॉमिक है, ये पॉली एटॉमिक है ना, ये मोनो एटॉमिक है, ये पॉली एटॉमिक है। तो मैंने कहा बच्चों एक काम करो, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए दो केसेस बना दो। एक केस बनाना अगर आपके पास मोनो एटॉमिक एनायन हो, एक ऐसा एनायन जो मोनो एटॉमिक हो। दूसरा केस बनाना जहां पर पॉली एटॉमिक एनायन होंगे। क्या होंगे? पॉली एटॉमिक एनायन।
मोनो एटॉमिक का मतलब आ गया ना, कल को वो ऑक्साइड के बारे में पूछे, नाइट्राइड के बारे में पूछे, कार्बाइड के बारे में पूछे, मतलब मोनो एटॉमिक एनाइन, फ्लोराइड के बारे में पूछे, क्लोराइड के बारे में पूछे, ब्रोमाइड, यही तो है अपने सिलेबस में। पॉली एटॉमिक का मतलब वो कह रहा है मैम जी सल्फेट के बारे में बताओ, सल्फाइड के बारे में बताओ, है ना, हाइड्रोक्साइड के बारे में बताओ, वो कह रहा है ऑक्सलेट के बारे में बताओ, ब्ला 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 एंड सो ऑन। पहली बात तो ये समझ आ गई। अब मैंने कहा कि भैया सीधी बात है, कोई बकवास नहीं करनी, अगर आपका एनायन मोनो एटॉमिक है, समझ रहे हो, छोटे मोटे से एनायन है, सिंगल 1 नेगेटिव चार्ज है, कोई इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा तो है नहीं, इनके अंदर तो फिर भी ज्यादा चार्ज है, पोलराइजेबिलिटी के चांसेस है। मैंने कहा भैया आप सिर्फ ये बताओ कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा उस कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? भैया अगर मोनो एटॉमिक एनायन है तो बोल देना कि अगर भैया आपके एनायन मोनो एटॉमिक है, आप बस 4 चीजों की थर्मल लैटिस एनर्जी देख लो। लैटिस एनर्जी तो सब जानते हैं, लैटिस एनर्जी क्या है? इट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटायन चार्ज ऑफ एनायन बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो अगर चार्जेस सेम दे रखे होंगे तो डिस्टेंस से कंपेयर करना, साइज सेम दे रखा है तो चार्जेस से कंपेयर कर लेना, समझ गए? और ये भी याद रखना चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर माना जाता है। तो ऐसे केस में थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अगर हम कहते हैं कि नहीं मैम हमारे पास तो जो एनायन दे रखा है मैम वो एनायन पॉली एटॉमिक है, तो आप करेंगे जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है ना, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम सिर्फ ये करेंगे कि जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी है बच्चे, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइज, इट विल बी मतलब थर्मल स्टेबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। क्यों? क्योंकि अब हमारे एनायंस ऐसे हैं जो खुद तैयार बैठे हैं, आ बैल मुझे मार, ये खुद ऐसे मोटे मोटे से एनायन है, इतना इतना चार्ज लेके बैठे हैं, इतने इतने फैले हुए बैठे हैं कि केटायन को कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। तो वो कहता है कि थर्मल स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगा कि पोलराइजिंग पावर कितनी है। अगर किसी केटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो समझ जाना पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो अगर किसी केटायन की, इन केसेस में अगर केटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी कम, ऐसे केसेस में लैटिस एनर्जी ज्यादा मायने रख रही है। तो अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा, थर्मल, क्योंकि ये आयनिक कैरेक्टर अपने में रखना चाहते हैं, ये वैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर वाले होते हैं, तो तुम इनको कंपेयर करोगे विद रिस्पेक्ट टू पोलराइजिंग पावर। क्या ये बात सब बच्चों को ठीक है? हाँ, चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक आपके पास केटायन एक आपके पास एनायन, ऑटोमेटिकली दोनों न्यूट्रल तो होंगे, जो भी आयनिक कंपाउंड दिया गया होगा वो न्यूट्रल होगा। तो आप ऐसे मत सोचो कि वो रैंडमली कुछ भी उठा के पूछेगा, नहीं। एनायन सेम दे रखे होंगे, केटायन के बेसिस पे पूछेगा, केटायन सेम दे रखे होंगे, एनायन के बेसिस पे पूछेगा। ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल के एक इधर वाला एक इधर वाला एक इधर वाला उठा के पूछ लिया। एडवांस का सवाल है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि भाई तुम हर चीज रटो, ठीक है? ऐसे रट्टे हुए सवाल नहीं आएंगे कि रट्टे मारने वाले सवाल। ठीक है, मैं मानती हूँ एडवांस का सवाल आएगा, थोड़ा बेटर हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि कुछ भी कहीं से उठा के पूछा जाए। तो रटना नहीं है, रट्टे मारने वाला नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ जो भी पूछा जाएगा मतलब आप कर लोगे, घबराना मत। डन है? क्या ये सारी चीजें अच्छे से सब बच्चों को समझ आ गई? वंस अगैन लेट मी टेल यू, ठीक है, वंस अगैन आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी डेटा ड्रिवन है। दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन फर्स्ट लिस्टेड बाय लुकिंग एट द डेटा। ये सब डेटा हुई किटर, जेडीली जैसी बुक्स में दे रखा है। हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम डेटा एनसीईआरटी से लेने की, मगर एनसीईआरटी में हर चीज का डेटा गिवन नहीं होता। तो अगर आप थोड़ी अच्छे लेवल की बुक्स पढ़ें तो वहां पर डेटा लेवल क्या मतलब, अगर आप थोड़ी और मतलब डीपर डिटेल्स वाली बुक पढ़ें, एवरी डेटा विल बी गिवन इन द बुक। उन डेटा को कंपाइल करके हम लोग आपके सामने, है ना, कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स रख देते हैं कि आपको वो डेटा ना देखना पड़े। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द फैक्ट्स, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द लिस्ट जो आपको दी जाती है, इतना भी याद रह जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, ठीक है, अब सही है, डन। लैग नहीं आ रहा, कभी ऐसा हो तो रिफ्रेश कर लिया करो, अदरवाइज सही होता है। वो अगर बच्चे ज्यादा हो जाते हैं एक बार से क्लास में तो हाँ थोड़ा सा लैग आ जाता है कभी कभार, बट एक आधे सेकंड का होता है, रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, ठीक है, डन।
प्लीज रिपीट द मोनो एटॉमिक पार्ट। ओके, लैग आ गया था तो बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने देखिए बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी की कहानी मैंने आपको बोला अपने सिलेबस में यही कंपाउंड्स हैं, इन्हीं के कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के। हमने कहा 2 कैटेगरी में डिफाइन करो। अगर आपके पास एनायन मोनो एटॉमिक है कि एक ही एटम से बना एनायन, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे वो हैं जिनके अंदर आयनिक कैरेक्टर बहुत तगड़े हैं, ठीक है। सो इनको हैंडल करने के लिए हम लोग बात करते हैं लैटिस एनर्जी की। अगर किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो भैया उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब वो जाके टूटेगा। और अगर मैं बात करती हूं पॉलीएटॉमिक एनायन, तो ये तो वो है, इनको ऐसे याद रख लो, आ बैल मुझे मार। ये तो वो है जो चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते हैं आ बैल मुझे मार। भैया एक तो इनका साइज इतना बड़ा है ना, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, सल्फाइड, फॉस्फाइड, ठीक है, एक तो इनका साइज इतना बड़ा, ऊपर से तगड़े तगड़े चार्जेस हैं 2 - 3 तो ये तो चाहते हैं कि कोई कैटायन आके हमको पोलराइज कर दे, यानी कि ये चाहते हैं कि हम तो कोवेलेंट है, तो जितना ज्यादा अगर कोई कोवेलेंट होगा उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। अगर किसी की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। समझे? चमका, ठीक है, चमका, डन। चलिए, सो आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखना चाहेंगे, ठीक है। ऑल्दो देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंने सोचा था कि अगर टाइम मिला तो हम जरूर कंप्लीट करेंगे, बट द थिंग इज कि आज ऑलरेडी तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया गया है कि तुम यही डाइजेस्ट कर लो तो बहुत बढ़िया। एंड वैसे भी आई टोल्ड यू केमिकल बॉन्डिंग वी आर नॉट डूइंग राइट नाउ, दिस इज नॉट केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज आवर ब्लॉक केमिस्ट्री। तो आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट बैक बॉन्डिंग, आई विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रिज बॉन्डिंग, है ना, वो जो हमने B2H6 का स्ट्रक्चर, Al2H6 का स्ट्रक्चर, Al2Cl6 का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम आगे आगे करेंगे। बट हाँ, जैसे जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री पे आएंगे आगे बढ़ेंगे। बट अभी के लिए ना हम एक काम करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग आज कंप्लीट करा दिया, अब केमिकल बॉन्डिंग के खूब सारे आपको क्वेश्चंस करके देखने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस फ्यू मोर क्वेश्चंस। डीपीपी मैंने दे दी है, डीपीपी में मिक्स सवाल है। अब डीपीपी में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद अभी ना बने, तो घबराना मत, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री से इंटरलिंक्ड है, तो हो सकता है देयर माइट बी सर्टेन क्वेश्चंस जो ना बने, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में उनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अगली क्लास में यानी कि इस सैटरडे को आई विल बी टीचिंग यू नॉट इनऑर्गेनिक, विल बी डूइंग इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि मेरा मोटो यही था, मेरा मोटिव भी यही था कि बच्चे को ना ऐसे नहीं बनाना कि वो पूरी इनऑर्गेनिक में ब्रो है बट फिजिकल आती नहीं, ऑर्गेनिक आती नहीं, तो ऐसे नहीं करेंगे, हम मिक्स चलाएंगे। बिकॉज आपको पता है एडवांस इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। आपको इस बार आपने देखा होगा एडवांस 2022 के पेपर में कितने सारे ऐसे सवाल थे जो ऑर्गेनिक के थे और उनमें फिजिकल डाल रखा था, जो इनऑर्गेनिक के थे फिजिकल डाल रखा था। तो आई वांट टू टेक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स पैरेलली, सो इस बार हम इक्विलिब्रियम करेंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगैन फॉर अटेंडिंग द सेशन, ठीक है। एंड जिन भी बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा, प्लीज मेक श्योर आज फॉर्म भर देना, बिकॉज बिफोर योर रिजल्ट्स कम, लाइक, है ना, यू शुड फिल द फॉर्म, क्योंकि आप हमारे साथ रिजल्ट शेयर करोगे। देखो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ना, जब बच्चे, अभी कल एक बच्चा था, है ना, उसका निशान के पास पहले फोन आया, तो ही वाज लाइक सर बहुत अच्छा लगा, VIT EEE का रिजल्ट आया था, तो बच्चे ने फटाफट से फोन किया, तो हमारा दिन एकदम अच्छा हो जाता है कि चलो ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ आ रहा है, बच्चों तक चीजें जा रही हैं, वो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, ऑर्गेनिक भी कराऊंगी, पूरा शेड्यूल चेक करिए, ऑर्गेनिक इज ऑल्सो देयर, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक छोड़ देंगे, विल बी डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, सो दैट इज इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। आज शाम को PYQ सेशन नहीं होगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के PYQs मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में करा दिए थे, ठीक है। सो नो केमिकल बॉन्डिंग PYQ सेशन टुडे, अब इक्विलिब्रियम में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।